जैसे आप ये कह रहे हैं कि अगर एक डॉक्टर बनता है तो कल को एक अच्छा रोजगार, वो इतनी हार्ड स्टडी करने के बाद एक अच्छा रोजगार 10% सोच नहीं कमाएंगे। सकता। डिफरेंट नारा चल रहा है जी, ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन। भाई ब्रेन ड्रेन क्या होता है? 25 करोड़ है, क्या इनको कोलू क्या डालना है? जो यूएस का सिटीजन है, अगर वो यूएस छोड़ भी जाता है ना, हाँ तो उसको टैक्स यूएस को ही देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अचानक से तड़फना शुरू हो जाता है बच्चा। तो ये कान में अचानक दर्द होती क्यों है सर? कान में जो अचानक दर्द है, मोस्ट 35,000 पाउंड उसकी सेल है सिर्फ कॉटन बड की। वो आप भी उसकी शेयर होल्डर है या वैसे पूछ सर मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना ब्रांड है हमारा, ठीक है, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं क्योंकि यही बात कहना चाह रहा दादा हूँ। के टाइम पे पानी साफ आता था, अब तो आप निकालें लाहौर में 300 फुट पे भी पानी साफ हम नहीं रहना है। लाहौर में जाते हैं ना। हाँ मुझे नहीं पता ये आप बात मानते करें, हैं करें, खुल के नहीं, करें, मैं कर रहा आज सारी हूँ। बातें खुल वो के कारगिल करेंगे। का शायद आपको पता है नहीं, जो आपकी दुनिया का फूड कंट्रोल करती है, आप हाँ। उसके पढ़े ना रिसर्चेज, जी। वो कैसे आपके अफ्रीका में कान के सुराख की जो डायनामिक्स है वो ये है कि ये एक ख़ास रफ्तार से मैल को बाहर भेजती है। ठीक हो गया। 3 मिलीमीटर पर वीक या 4 मिलीमीटर पर वीक या मंथ, मतलब कि या पर डे, मुझे याद नहीं है। आम जो सेहतमंद इंसान है, कोई उसको दर्द नहीं हो रही, कान में कुछ नहीं है, क्या स्टिल उसको ईएनटी स्पेशलिस्ट को विजिट करना चाहिए फॉर अ क्लीनिंग पर्पस? क्या ये वाकई इतना सेंसिटिव होता है कि हल्की सी भी कोई चीज़ लगने से जो है आपको फट जाता है ये, या डैमेज हो देखिए, जाता अगर तो नोकदार चीज़ है, फिर वो भी राफेल गिर गया उधर, ठीक है ना। है? गिरा नहीं था, दादा गिराया गया सॉरी है, गिराया, ऐसे तो ना करें। नहीं मतलब तो हाँ। एज के साथ साथ सर ये स्मार्ट में भी फ़र्क पड़ता है। जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि बूढ़े जो हमारे हैं, बुजुर्ग हैं, हाँ। उनका सुनाई थोड़ा विद द कम हो पैसेज जाता ऑफ टाइम कम हो जाता है। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। भी कि नेचुरल प्रोसेस है। तो लेकिन इसकी कोई रेमेडी आप बताना चाहेंगे कि कुछ ये ऐसी तरह, जिस तरह आंखों के लिए अक्सर बताया जाता है कि ये चंद चीज़ें कर लें तो आप इसको प्रलॉन्ग कर सकते हैं? यंग बच्चों में ये बहुत कॉमन देखने में आती हैं चीज़ें कि हर वक्त टूटिए, जिसको कहते हाँ हैं, हाँ एयरबड सर पर Earbuds। लगा के रखते हैं। अब उसका मुझे तकलीफ से ये बात कहनी पड़ती है कि बीइंग क्लिनिशियंस, हमारी प्रेस्क्रिप्शन शुरू दवाई से होती है। हाँ ये RX आता है और ऊपर टैबलेट लिखा होता है। अच्छा, ये काम हमारा नहीं था, ये फार्मासिस्ट का था। एग्जैक्टली पाकिस्तान में ही हो रहा है बाय द वे, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, बाहर और कहीं नहीं है ये। पाकिस्तान में हो रहा है। तो दूध अक्सर कहते हैं नाक के जी फूल गए, या नाक की हड्डी का बढ़ जाना, ऐसे ही है। ये बड़ा आम मतलब सुनने में मिलता है। ऐसे मैं ही ये है। जो सवाल पूछ रहा हूँ, जो हाँ। टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल हाँ। नॉन मेडिकल है, जो आम लोगों के ऐसे साथ ही। मसले आते हैं। जी नाक की हड्डी बढ़ गई, ऐसा ही है। अक्सर उसका फिर ऑपरेट करके काटा भी जाता है। हाँ। फिर अक्सर ये भी सुनने में आता है जो दोबारा रीग्रो कर गई। ऐसे तो ही। इस पे सर थोड़ा बताइएगा। फिर हम देखते हैं कि नेजल स्प्रेज बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, वो हल्का सा स्प्रे करते हैं तो उसके बाद अगले 2-4 घंटे के लिए आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। इसमें राइनोसिन भी और भी बहुत मुख्तलिफ कंपनियों के आते हैं। तो क्या ये इस्तेमाल करना चाहिए? राइनोसिन है, वो स्टीरॉयडल स्प्रे नहीं है। अच्छा ये नहीं है ये मैं steroid? बता रहा हूँ आपको। हाँ। स्टीरॉयडल स्प्रे है, वो तो बड़ा सेफ स्प्रे है। अब वो हम इसको जब बंद करवाते हैं तो जान बचाने के लिए वही देते हैं। रेनी नोज जिसको कहते हैं कि नोज बहता रहता है, बेहतर खासतौर पर बच्चों में ये बड़ी हमें देखने में आती है, और ख़ास तौर पे उन दिनों में जब बच्चा नया नया स्कूल जाना शुरू होता है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में ही है, पूरी बल्कि दुनिया मैंने दुनिया में भी पूरी में ऑब्जर्व किया है। इवन बाहर जो रिलेटिव हैं वो भी बताते हैं कि बच्चा जब स्कूल जाना शुरू होता है, पूरा पूरा साल बच्चे का ऐसा बहता है नोज के वो मुंह में भी जा रहा है सारा कुछ। इसके पीछे क्या अच्छा, फ़ायदा? जो आपके नाक बहना है ना, इस या इवन जिंजर शॉट, वो मैं भी अक्सर यूज़ करता हूँ, मैं बाहर से सही। लेके आया हूँ, ठीक है। तो वो चढ़ा लें उसका एक शॉट। अच्छा। तो इनका कोई नुकसान है, ये फ़ायदा होता है? कोविड के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उसके ऊपर ख़ास तौर पे कोविड के जो आफ्टर इफेक्ट आए हैं, कोविड वाला मीडिया बहुत सारे लोगों के तो टेस्ट बड ही चले गए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा वो क्या खा रहे हैं। जो अगर स्पाइसी खाते थे नॉन स्पाइसी पे आ गए, नॉन स्पाइसी वाले स्पाइसी पे चले गए, खुशबुओं की शिफ्ट हुआ पहचान ख़त्म होगी। ख़ास तौर पे जिन लोगों को हुआ है उनके साथ तो बड़े अजीबोगरीब से बॉडी के अंदर चेंजेस थे। तो वो तो खैर देखिए, मरना तो है ही है लोगों ने, हाँ। अल्लाह का निज़ाम है, वो बिल्कुल सबने ऐसे अपनी ही। बारी पे जाना है, किसी को किस बीमारी से, किसी को ऐसे किस ही। से। लेकिन ये एक वाहिद मेरा ख्याल है पिछले अगर 100 साल में एक ऐसी बीमारी है जिसने एक ऐसी दहशत पूरी दुनिया को लॉक किया है। हाँ, द सेम वे वो आवाज़ को, आप जब पैदा हो गए तो बच्चा आपके पास कोरा बच्चा है विद ब्लैंक हार्ड डिस्क, आपने उसमें क्या एबिलिटीज़ दे दी हैं। कई एक बच्चे हैं, आप जो स्विमर्स के बच्चे हैं, बड़ी छोटी एज तो बहुत अच्छी और बहुत तेज़ तैराकी जानते हैं। तो इसमें फ़ौरन से हम वो सिरप, हम पाकिस्तान तो सारा वैसे ले 25 करोड़ सकता आवामी है। डॉक्टर है, हाँ। आप लोग तो डॉक्टर खैर है नहीं है, तो 25 करोड़ आवाम डॉक्टर है, तो फ़ौरन पहुंचा जाता है फार्मेसी पे और देते हैं, तो रख के गटागट हाल उधर चाल भी नहीं जाता। पूछा और सीधा लिख के प्रिस्क्रिप्शन दे दी, चलो भाई फीस दो और निकलो। हाँ। कंसल्टेंसी की तरफ नहीं आया जाता, काउंसलिंग की तरफ नहीं आया जाता, और मेरा ख्याल अगर उसकी तरफ आया जाए तो That's the key। आधे से ज़्यादा चीज़ें वैसे ही हल हो जाती हैं। काम खराब। एक मशवरा ऐसा है इनकी एहतियात के लिए। एहतियात, गले की पहले बात कर लेते हैं आप।
अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बड़ा ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमें अक्सर देखा गया है कि थोड़ा सा मौसम तब्दील होता है तो किसी का गला ख़राब, किसी को ज़ुकाम और किसी के कानों में दर्द। ENT की बात कर रहा हूँ जनाब। ENT एक ऐसा शोबा है मेडिकल के अंदर, शायद ही ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जिसको इस शोबे के साथ ताल्लुक़ या वास्ता ना पड़ा हो। अक्सर होता है कि बहुत सारे लोग माशाल्लाह से बहुत हेल्दी होते हैं, उनको ज़िंदगी में कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, लेकिन ये एक ऐसा वाहिद शोबा है कि आपको लाजिम डॉक्टर का विज़िट करना पड़ता है। ना भी करें तो घर में ही चाहे कोई देसी टोटका भी यूज़ करें, लेकिन इस शोबे से ताल्लुक़ ज़रूर आपका रहता है। डॉक्टर अली रज़ा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ENT स्पेशलिस्ट हैं, पिछले कई सालों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये ENT है क्या, इसके मसाइल ज़्यादा इंसानी बॉडी में होते क्यों। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। आपका शुक्रिया जी, आपने हमें याद रखा। डॉक्टर साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक ज़ाती सवाल से शुरू कर सकता हूँ? जैसे आप कंफर्टेबल हैं। सर, मैंने ज़िंदगी में बड़े बड़े डॉक्टरों से मिला। मेरा ख्याल है, मैं बल्कि अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि शुरुआत जब हुई थी इस पॉडकास्ट की तो डॉक्टरों से बड़ा डर लगता था, क्योंकि मेरा नॉलेज जो है पैनाडोल से आगे नहीं था। लेकिन जितने भी डॉक्टर आए आज तक ऐसी डैशिंग मुश्तैद किसी की नहीं देखी मैंने। तो ये चक्कर क्या है सर? अच्छा, ये पहले मेरी भी नहीं थी। अच्छा, ऐसा ही है, लेकिन मैंने अपनी क्लिनिकल डिग्रीज़ के बाद जो है मेरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रुझान चला गया ना, ठीक है। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन के रुझान की वजह से मुझे करना पड़ा मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, MHA, वो मैंने किया। उस दौरान आई रोड समथिंग अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। तो आपके लिए ये शायद चीज़ अजीब हो, तो देन मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा यार इस टाइम पे मैं मोटा भी हूँ, इतना फिट भी नहीं हूँ, तो मैं इतना आई कैचिंग नहीं हूँ। ठीक है। और आई समहाउ थॉट के अनटिल अनलेस के मैं डिफरेंशिएट नहीं कर जाता। तो ये एक मेरा थॉट था, मैंने दिल की बात ना आज तक इस अंदाज से किसी ने पूछी और ना मैंने बताई है, लेकिन ये फ्रैंकली ये फर्स्ट थॉट मुझे तब आया था कि आई शुड बी हैविंग समथिंग डिफरेंट इन माई पर्सनैलिटी। तो उसे जब मैंने देखा तो मैंने इस चीज़ को फील किया कि मैं वेट भी गेन कर रहा हूँ और वो मेरी पर्सनैलिटी के साथ अब इतना अच्छा क्लीन शेप के साथ मैच भी नहीं कर रहा। तो मैंने एक्चुअली इनिशियली इस वजह से इसको रखा, देन फिर कंटिन्यू इस वजह से नहीं किया, लेकिन फिर इसकी मुझे आदत हो गई एंड आई स्टार्ट लविंग इट। मुझे अच्छी लगने लग गई। ठीक है। और मतलब कि इट्स पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी। तो नहीं, माशाल्लाह सूट कर रही हैं आपके ऊपर। हाँ, इनकी शुक्रिया। वो केयर के लिए कोई वो देसी घी, कोई ऑलिव ऑयल का मसाज कुछ होता है या बड़े बस दोस्त कहते हैं मेरे बड़े कोई कई एक मेरे हमारे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें मलाई लगाया करें, लेकिन फ्रैंकली मैं तो इनको जो है कोई ख़ास केयर इस तरह की नहीं करता हूँ। सच्ची सच्ची बताइए, किसी हकीम का टोटका तो नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल आजकल नहीं। हकीम बड़े छाए हुए हैं। हकीम हमेशा से ही छाए रहे हैं और इनका वक्त रहेगा। नहीं सर, आजकल तो मैं यही कहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कौम के ऊपर जो है ना 7 तोपों की सलामी कि इन्होंने हकीमों को जहाँ पे पहुँचा दिया है ना, मेरा ख्याल है बस ये जवाल का इससे बुरी वो हो नहीं सकती। आप जिसकी बात बेसिकली कर रहे हैं वो एंटरटेनमेंट है, वो बेसिकली हम उसको हकीम या इस तरह की चीज़ शायद नहीं कह सकते हैं। हिकमत एक्चुअली अगर आप उसको देखें तो बड़ा प्यारा शोबा है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसको और डिफ़ाइन करूं कि जो फार्मास्यूटिकल्स है एक्चुअली ये उसी की ऑफ शूट है। ठीक है। नॉट जिस फील्ड में हम हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी नहीं, लेकिन जो एक्चुअल फार्मास्यूटिकल है जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, वो उनकी ऑफ शूट है। लेकिन उन्होंने उस लेगेसी को लेके चले ही नहीं। आप हर्बल मेडिसिन में चाइना को देखें, जी बिल्कुल, बड़ा नाम। इंडिया देख लें, आप इंडिया का बड़ा ग्रीस को नाम देखें, इंडिया को देखें या आयुर्वेदिक को देखें, जी। तो एक्चुअली जो हमारे रीजन की हिकमत थी हमने उसको उस तरीके से हमने उसको मर्दाना कमज़ोरी और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल और फिर सलाजीतें और अब देखिए सलाजीत है, ठीक है, टॉपिक हर दूसरी तरफ चला जाएगा। सलाजीत के अगर आप फ़ायदे देखें, बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिक माइंडेड लोगों ने उसको सिर्फ एक ही चीज़ मैंने रिसेंटली अपने एक फीमेल पेशेंट को मैंने एडवाइस की है, अभी मेरे पास उसका फीडबैक नहीं है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी और आई होप कि उसे फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन बड़ी माइन्यूट क्वांटिटी में, क्योंकि इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा आपकी मिनरल्स हैं। हाँ। जो कि आपको कहीं और से मिलते नहीं हैं। और डॉक्टर साहब इन्नी तो निकलती भी नहीं जिन्नी बेची जा रहे हैं। ये गल दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि उसका जो ट्रू सोर्स है कैसी उन्होंने तक पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं। सर पता नहीं है मेरी इंफॉर्मेशन नाकिस है, करेक्ट भी है या नहीं। मुझे जो पता चला है ना कि जो ओरिजिनल सलाजीत है जो निकल रही है, उसका 95% जो पोर्शन है वो फार्मास्यूटिकल नहीं सर, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की ही नीड पूरी हो रही है बड़ी मुश्किल से।
तो जितने भी आपकी फार्मास्यूटिकल्स हैं वो भी इसको एक हैवी क्वांटिटी में इस्तेमाल करती हैं मुख्तलिफ मेडिसिन के अंदर। बिल्कुल होगा, मेरी इस पर रिसर्च नहीं है। हाँ, तो जो मुझे किसी ने बताया है, आई डोंट नो ये कितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, अगर उन्हीं के पास पूरी नहीं हो रही और अभी देखें हर कोने चौराहे पे बेची जाती है वो, और फिर आगे से उसके फिर फायदे बताए जाते हैं। ऐसा ही है जी डॉक्टर साहब, ENT की तरफ क्यों आए? ईयर नोज थ्रोट की तरफ जो जर्नी है मेरा, वो बेसिकली वांटेड टू बी अ सर्जन, जनरल सर्जन। लेकिन लाइफ जो है ना वो आपको अपने तरीके से लेके जाती है, हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। और इन शॉर्ट अगर मैं इसे बताऊं तो द टाइम मैं ग्रेजुएट किया तो मेरा प्लान था कि आई विल गो आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है, ओके, और सर्जरी के लिए उस टाइम पे। लेकिन देन आई थॉट कि माई फैमिली नीड्स मी एज वेल, मेरे पेरेंट्स। और पाकिस्तान में रुक के जनरल सर्जरी में उस टाइम पे जाना मुझे ये लगा कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं, क्योंकि द टाइम जब मैं ग्रेजुएट हुआ उस टाइम पे सैचुरेशन बहुत ज़्यादा, अगेन जैसे आजकल हुआ है, बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी सर्जिकल सब स्पेशलिटीज़ की। तो देन फिर मैंने पूरी अपनी एक लॉगरथम बनाया, अपने आप पे डिस्कशंस की अपने मेंटर्स के साथ कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें मुझे सर्जरी का पर्क भी मिलता है और मुझे मेरी ग्रोथ भी मिलती है प्रोफेशनल। तो देन काफ़ी दो चीज़ों पे टाया हुआ है, एक था ऑफ्थल्मोलॉजी आए और एक थी ENT। ऑफ्थल्मोलॉजी में मेरी डिस्टिंक्शन भी थी, अच्छा माशाल्लाह, हाँ टेक्निकली। तो लेकिन समहाउ मैंने ENT को ऑप्ट किया और मुझे ये लगता है कि वो मेरा बेहतरीन डिसीजन था। सर इससे पहले हम ENT पे जाएं, एक पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, इसलिए मेरे एक कज़न ने मुझसे पूछा था, तो मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था, तो इस वक्त डॉक्टर साहब मेरे सामने बैठे, तो मैं आप ही से क्यों ना पूछ लूँ। सर ये बताइएगा कि अगर एक बच्चा, अब आई डोंट नो आपके पास भी लेटेस्ट नॉलेज है या नहीं, लेकिन चलें क्योंकि आप गुजरे हैं उस स्टेज से, एक बच्चे के मैट्रिक में भी मार्क्स कम हैं, आगे इंटर में भी जब आते हैं तो फर्स्ट ईयर में भी उसके मार्क्स काफ़ी कम हैं, सेकंड ईयर में भी वो होप कर रहा है कि थोड़े बेहतर हो जाएंगे, बट इतने अच्छे नहीं कि जो यूजली डॉक्टर्स के साथ अटैच है ना कि टॉपर्स जाते हैं। तो क्या एक बच्चा जिसके नॉर्मल एक मार्क्स आए हुए हैं, क्या स्टिल वो मेडिकल के अंदर जाके एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, या उस बच्चे को और पेरेंट्स को जो है डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके स्टडीज़ बहुत हार्ड है इसकी? अच्छा, मेरा इस पे इल्म ही नहीं, मेरा इसके ऊपर रिसर्च भी बहुत ज़्यादा है। ये आपने बात कर ली तो मैं इस पर आप डिस्कस कर लेता हूँ। और मैंने बेइंतहा लोगों के साथ इस बारे में जो है जो पूछते हैं उन्हें हम बताते हैं, और कंसल्टेशन भी हम दे देते हैं इस बारे में, जो कि पेरेंट्स है वो कर रहे होते हैं। देखें, जो इस टाइम पे अगर आप बात करें ना पाकिस्तान की, अगर एक बच्चा जिसका मेरिट भी, पहले तो हम जनरल बात कर लेते हैं, जो आपका सवाल पहला है उसका ये हिस्सा है कि जी कि अगर जो बच्चा जिसके नंबर कम है मैट्रिक में भी और आगे FSC में भी, तो हाँ जी वो डॉक्टर तो बन सकता है, ठीक है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन देयर एफर्ट। अच्छा, सिर्फ फ़र्क ये आता है, आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर CSS भी कर जाते हैं, अल्टीमेटली फिर सिविल सर्विसेज ने हमारे सब्जेक्ट्स निकाल दिए, ये पता नहीं पॉडकास्ट में ये बात रहती है नहीं, उन्होंने हमारे सब्जेक्ट्स निकाल दिया। टाइम अगो हमारी स्पेशलिटी के सब्जेक्ट्स होते थे, इस टाइम पे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं जब आप CSS देने जाते हैं, अकाउंटिंग के भी हैं और उनके भी हैं, लॉ के भी हैं, मेडिकल के नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखें कि वहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। मैं किसी फील्ड को किसी से कंपेयर नहीं करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जो 5 साल का एक स्ट्रेस और टफ सिनेरियो है ना, वो उसके लिए अगर वो फाइनल ईयर के बाद लड़का या लड़की बैठ जाता है ना सीधे, तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली हम मकसद सिर्फ ये है कि वह जो बच्चा जिसने नंबर कम लिए, क्या वो उस स्ट्रेस को कर सकेगा, और अगर वो कर जाएगा या कि उसका पैशन इतना है, ठीक है ना भाई। बड़े बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मेडिकल में मेरिट बना के नहीं गए, रशिया से आ गए, और लेकिन वो बहुत अच्छे क्लिनिशियंस हैं, सही, मतलब हम उन्हें, लेकिन ये बहुत थोड़ी मिकदार है। जो 80% ऑफ द पीपल हैं जिनका मेरिट अच्छा नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, अच्छे क्लिनिशियंस भी नहीं बन पाते। 80% ऑफ द पीपल, 20 नहीं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो अच्छा, ये तो बात होगी कि वो बन सकता है नहीं। जो ज़रूरी उससे भी क्वेश्चन है कि अगर आपका बच्चा इवन किस टाइम पे बन भी सकता है ना, तो उसे डॉक्टर ना बनने दें। उसकी वजह है पॉलिसीज़। आप शायद इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं या देख नहीं रहे हैं, या लोगों का भी इस तरफ रुझान नहीं है। अभी जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो लोकम के डॉक्टर्स को वो, या कि जिसे आप कह लें कि डेली वेजेस, आप ज़्यादा उसका एक बेहतर वर्ड है, उसका एक वो एक ज़रा एरोगेंट वर्ड है लोकम, ठीक है ना, कि आप मिसाल के देते हैं आपके 365 दिन है, 4 छुट्टियाँ पर महीने की, फिर ईदों की छुट्टियाँ, फिर जो रेगुलर डॉक्टर उसको 45 छुट्टियाँ साल की वैसे भी मिल जाती हैं, 2 कैजुअल महीने की मिल जाती हैं, ये 4.5 माह की छुट्टी है।
साल के अंदर। साल के अंदर। और अगर वो टीचिंग कैडर में है तो 45 और छुट्टियाँ ऐड कर लें, बिल्कुल सही। हाँ। जैसे जजेस को मिलती हैं। जी। अगर हमारे मोहतरम भाई हैं तो जैसे अदालतें सिर्फ चलती हैं कोई 4 माह चलती हैं, 5 माह चलती हैं साल में, तो जो टीचिंग कैडर्स हैं इसमें भी डॉक्टर्स इतना ही काम करते हैं। ठीक है। लेकिन अब जब वो डेली वेजेस पे जाएगी चीज़ें, आप बात को मेरी फॉलो नहीं करते हैं, हम पॉडकास्ट से और जा रहे हैं, लेकिन ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो एक्चुअली लोग देख भी नहीं रहे हैं। अगर वो उसको पर डे प्रॉपर पे भी किया जा रहा है तो उसको लास्ट नहीं उसे नज़र आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ तो कन्फर्म है, जो डॉक्टर है वो अपने हिसाब में अच्छा नहीं होता है, वो ट्रिक हो जाता है। आप उसको कर सकते हैं, मैनिपुलेट वो हो जाता है, उसे समझ नहीं आती है क्योंकि उसका वो फील्ड नहीं है। इसीलिए जो तगड़े डॉक्टर्स हैं ये अपने अकाउंटेंट्स और अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स अलहदा रखते हैं। बिल्कुल सही है। और उसका उन्हें फ़ायदा भी होता है क्योंकि वो उनको बचा लेते हैं। खैर, कमिंग बैक, बात आगे चली गई कि इस टाइम पे अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना भी रहे हैं तो आप किस लिए बना रहे हैं। क्वेश्चन ये है पेरेंट्स को कि आप उससे नौकरी करवाना चाहते हैं, नौकरी तो फील्ड में है नहीं, आप उसको अस्पताल क्या बना के दे सकते हैं, या कि उसको आप कंसल्टेशंस पे डालेंगे, या कि वो अपनी वो भी डेली वेजेस है। तो आप इतनी एफर्ट पुट करके अगर तो आप उसे अर्निंग हैंड बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट द फील्ड। लेकिन अगर वो 4-6 भाइयों और बड़े ज़िम्मेदार घराने का बड़ा लड़का है जिसके पैसे आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसे ज़रूर डॉक्टर बनाएं, पैशन के लिए बनाएं, एक उसकी खूबसूरती के लिए बनाएं, उसकी एक टाइटल लगाने के लिए बनाएं, उसकी उसको कुछ चीज़ें तो देता है ये फील्ड आपको जो कि कोई और फील्ड नहीं दे सकता। द सेम वे जैसे आर्मी दे देती है, जैसे ब्यूरोक्रेसी दे देती है, तो एक आपको एक पर्सनैलिटी में तो तब्दीली दे देता है ये फील्ड। तो उसके लिए आप कर सकते हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं कि अगर एक डॉक्टर बनता है तो कल को एक अच्छा रोजगार, वो इतनी हार्ड स्टडी करने के बाद एक अच्छा रोजगार 10% कमाएंगे, जो कि बहुत वो तो डेफिनेटली रहते ही रहते हैं हमेशा। और रही बात हॉस्पिटल की, अगर आप वसाइल रखते भी हैं तो एक फ्रेश ग्रेड को आप हॉस्पिटल तो नहीं बना के दे सकते, ठीक है। इधर तो इवन एक्सपीरियंस डॉक्टर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जिस तरह का सिस्टम है वो स्ट्रगल कर रहा है, तो एक फ्रेश ग्रेड किस तरह करें। अराउंड 25 लाख, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलती हो तो माजरत है, पर ईयर अगर आप प्राइवेट पढ़ाते हैं अपने बच्चे को तो। सर ये बड़े नॉर्मल वाले की बता रहे हैं आप, इस वक्त जो 2-4 अच्छे वाले हैं, और 2.5 से 3 करोड़ सिर्फ फी और बाकी 5 करोड़ में आपको पड़ता है अगर आप जनरली अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हैं। 5 करोड़ नहीं निकलेंगे, मैं आपको ROI नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा जी आपको। तो जैसे वो एक ज़माने में ये जाते नहीं होते थे अकेडमी, ये जो लोग थे रॉयल फैमिलीज़ के, ये भेज देते थे, इंडिया में आज भी शायद ट्रेंड है या नहीं, काकूल में, या कि ठीक है ये वहाँ पे जाके फिट खाना पीना बात करना सीख लें। तो सेम वे आप अपने बच्चे को एक अच्छे एक्सपोजर के लिए भेज सकते हैं। सही। और उसके या फिर उसने फिर मुल्क से बाहर चले जाना है। लेकिन चूँकि मेरी सोच एक नेशनलिस्ट सोच है, इस्लाम और नेशनलिस्ट भी नहीं है, मैं अभी वो वर्ड्स नहीं यूज़ कर सक रहा, एक फंडामेंटलिस्ट सोच है। तो मेरे ख्याल में कि मैं अपने लिए तो नहीं सोचूंगा कि मैं मुल्क को छोड़ के जाऊँ, तो किसी के लिए भी नहीं सोचूंगा। तो अगर तो कोई चाहता है या कि बाहर का पासपोर्ट होल्डर है, हाँ उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर एक ऐसा है जिसके पास US का पासपोर्ट है या UK का पासपोर्ट है, उसके लिए बहुत सस्ता सौदा है, पाकिस्तान आए डॉक्टर बने और वापस चला जाए, उनके लिए ये अच्छा सौदा है। लेकिन मैं इस पे बाहर नहीं करता ये पॉइंट। उसकी रीज़न ये है कि देखें, अगर आप बाहर की, पहली बात तो है बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अपने मुल्क से प्यार, मैं खुद बाहर से वापस आया हूँ, दोबारा फिर अभी भी जाता रहता हूँ, मुल्क से प्यार अपनी जगह है। हम कहते हैं, एक नारा चल रहा है पिछले कई दिनों से, पॉडकास्ट डिफरेंट डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया है, एक डिफरेंट नारा चल रहा है जी, ब्रेन ड्रेन। भाई ब्रेन ड्रेन क्या होता है? 25 करोड़ है, क्या इनको कोलू क्या डालना है? आवारा फिर रही आवाम, भाई इनको नहीं जाने नहीं दे सर, इनको प्रॉपर तरीके से ब्रेन एक्सपोर्ट करें सर, जो आपके नेबर कर रहा है, ठीक है, और उसका फायदा लें, एक्सपोर्ट करें, आप फायदा उठाएं। आज मुझे बताएं कि करोड़ों के हिसाब से इस वक्त पाकिस्तानी बाहर है, क्या आपके पास डेटा है सबका? क्या आपको पता है गवर्नमेंट को कि कौन कितना कमा रहा है? क्या आपको पता है कि वो इस वक्त आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा मतलब जो आ रहा है डॉलर्स की मद में, वो आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपने उसको दीवार के साथ लगाया हुआ है, ठीक है। तो सर मैं ये कहता हूँ, ये ब्रेन ड्रेन वाला नारा जो है ना, ये स्टबन माइंडेड अप्रोच से बाहर निकले, आप इसको ब्रेन एक्सपोर्ट करें। एग्जैक्टली, इट्स द मोस्ट यूजेबल एसेट। जब मैंने हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में किया मास्टर, तो ह्यूमन रिसोर्स के टीचर हमें कहते होते थे कि यार जो आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है ना, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स है। और एक और चीज़, पिछले दिनों मैंने वो एक छोटा सा देख रहा था क्लिप, उसमें जो US का सिटीजन है, अगर वो US छोड़ भी जाता है ना, तो उसको टैक्स US को ही देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है।
एटलीस्ट देखें टैक्स ना भी देना पड़े ना। अब जिस तरह इंडिया की मैं बताऊं, क्योंकि मैंने इंडियंस के साथ काम किया है सर, कोई इंडियन इस वक्त ओवरसीज इंडियन ऐसा नहीं है जो फाइलिंग सालाना नहीं करता, ये देखें ना, बात चाहे आ गई वो ना। जीरो पे करे, ऐसा ही है। ठीक है। अब हमारे यहाँ भी क्या है कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हो तो आप बाय लॉ आपको फाइलिंग करनी ही करनी है, बिल्कुल चाहे वो करनी जीरो चाहिए। की करे। ऐसा ही है। उससे होगा क्या, आप टैक्स तो नहीं दे रहे कंट्री को, बट आप एक प्रॉपर नेटवर्क में हो, पता है क्या इन हो रहा है क्या आउट हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया जाता ना। हम वो ब्रेन ड्रेन चंद आप उस नेट में तो आए ना कि नेट हमें में पता हो, और फिर आप अपने जो बच्चे हैं बेशक बाहर पैदा हो रहे हैं, रजिस्टर तो इधर करवाएं। हाँ, और दूसरी बात आ जाती है डॉक्टर साहब, यहाँ से जो बच्चा बाहर जाता है ना, माजरत के साथ 70-80% तो उनके टेस्ट ही पास नहीं कर पाते। मैं दूर नहीं जाऊँगा, मिडल ईस्ट का आपका बच्चा टेस्ट नहीं, आपका डॉक्टर जो यहाँ का है उससे आपके मिडल ईस्ट का टेस्ट नहीं पास होता। अभी हमारे एक जानने वाले ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ वो हीरो में से हीरा है कि बच्चे ने जाते 3 महीने में अपने सारे वो पास कर लिए, अदरवाइज 6-6 महीने साल वहाँ रूम में बैठ के अपनी एक चीज़ मैं आपका शेयर करता हूँ इसी पॉडकास्ट में। मैंने रिसेंटली इसको देखा है कि लास्ट ईयर जो यूएस में रेजिडेंसी मैच हुआ है, मतलब हमारे डॉक्टर, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए पिछले तकरीबन, मेरा ख्याल है मोर देन 1000, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो माजरत, लेकिन जितना मुझे अंदाज़ा मोर देन 1000 डॉक्टर वहाँ पे सिलेक्ट हुआ, और आज तक कभी नहीं हुआ था। और उससे पहले 200, 300, 30, 40 भी सालाना होते थे। अच्छा, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम अब जो इस टाइम पे मैं बात करता हूँ ना, फोर्थ ईयर फाइनल ईयर रेजिडेंट, फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के, मिलता हूँ उनसे या कोई डिस्कशन होती है, तो उनमें से मुझे 80% बता रहा होता है कि सर मैंने पहले इस साल चले जाना है एमबीबीएस के, मैंने दूसरे, मतलब दे हैव मेड देयर माइंड कि यार यहाँ पे हमारी। और इसका मैं एक और आपको भी इम्पैक्ट बता देता हूँ कि 4 से 5 साल बाद बहुत ज़्यादा अगेन वो आने वाला, गैप आने वाला है, क्योंकि वंस ये ट्रेंड बाहर का निकल जाएगा ना तो आप इसे रोक नहीं सकेंगे। डॉक्टर साहब आप तो सिर्फ मेडिकल की बात कर रहे हैं ना। हाँ, मैं इस वक्त मुझे जिस चीज़ का डाउट है ना सर, कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा लें, आईटी उठा लें, जिस भी शोबे में आप चले जाएं, आपके पास रिसोर्स नहीं मिलेगा सर यहाँ पे। अच्छा बच्चा सारा निकल जाएगा। अच्छा जो नहीं निकलेगा, देखिए हर बंदा तो नहीं बाहर जा सकता ना, वो यहीं पे बैठ के पाकिस्तान की सरजमीन पे बैठ के उधर काम लग जाएगा, ग्लोबल काम करेगा। अभी पिछले दिनों मेरे पास और अच्छा उसको भी टैक्स नेट में लाना बहुत मुश्किल है। अभी पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, वो कहते हैं मैं मोस्टली अपनी कंसल्टेंसी जो है ना मिडिल ईस्ट में कर रहा हूँ बैठ के ऑनलाइन, ठीक है, रह यहाँ रहे हैं, खर्च यहाँ रहे हैं, कमा बाहर से रहे हैं, और आपको पता ही नहीं हो क्या, पता ही नहीं है। क्या। तो सर बात ये है कि थोड़ी सी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को थोड़े से होश के नाखून लेने पड़ेंगे। नहीं लेंगे तो एक टाइम आएगा कि सर ये जो 65% यूथ है जिसकी हमेशा मैं बात करता हूँ, ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे, सर इसने निकल जाना है आपके हाथ से, और फिर आपने कहना है जी ब्रेन ड्रेन हो गया। और भाई ड्रेन नहीं हुआ, आपने ड्रेन कर दिया। अच्छा, ब्रेन ड्रेन हो चुका है, अभी तो हमने बचाना है। बचाना है। अगर बचा सर आते हैं दोबारा ईएनटी के ऊपर। सबसे पहले सर मैं बात करूंगा कान की, ईयर जिसको कहते हैं। जी। सर कानों के अंदर मुख्तलिफ मसाइल हम देखते हैं, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में आते हैं। सबसे पहले बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चा जो एक ऐसी एज के उसमें होता है, हिस्से में, जहाँ पे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन अक्सर जो है वो शिकायत करते हैं बच्चे, जी कानों में दर्द हो रही है। ठीक ठाक खेल रहा है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, अचानक से तड़फना शुरू हो जाता है बच्चा। तो ये कान में अचानक दर्द होती क्यों है सर? कान में जो अचानक दर्द है मोस्ट ऑफ द टाइम इसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, गले की ख़राबी के बाद हो जाती है, और किसी भी वजह से जिसमें कान और हलक के दरमियानी हिस्से में सोजिश हो, उस रीजन से हो जाती है। ये कोई खाने की वजह से होती है या उसका एक्सेसिव बोलने की वजह से, चीखने की, बच्चे चीखते भी हैं उस वजह से, मेन कॉज क्या बनती है? अच्छा, चीखने की वजह से यूजली बच्चों का गला ही बैठता है और गले में दर्द आती है, कान में वेरी रेयरली का दर्द जाए, ठीक है ना, हो भी सकती है लेकिन वेरी रेयरली। जो ज़्यादा कार फरमा चीज़ें हैं वो ये स्विमिंग की होती है, तो कान में मैल है वो फूल गई, फंगस है उसने तंग करना शुरू कर दिया, कोई कान में नोकदार चीज़ मार लेते हैं बच्चे, पेंसिल मार लेते हैं, दर्द आ जाती है, रेशा आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रॉमेटिक होती हैं पेन्स या नॉन ट्रॉमेटिक होती हैं। फिर जब ये नॉन ट्रॉमेटिक होती हैं, एक तो माँ बता देती है ना ये पूल में गया, समझ आ गई, एक माँ बता देती है इसने चीज़ मार ली, वो भी समझ आ जाती है कि ये वजह है। फिर ये होता है कि माँ बताती है कि कुछ अचानक ही दर्द आ जाती है। फिर उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम फिर हिस्ट्री रहते हैं रिगार्डिंग के पिछले दिन गला ख़राब रहा हो या ना रहा हो, लेकिन फिर भी वही बात है कि किताब बीमारी जो वो किताब पढ़ के नहीं होती है, तो उसमें जो है कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। तो बगैर वजह के भी कान में दर्द आ जाती है, तो वो हमें फिर देखना पड़ता है उसको, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही वजह होती है, गले की इन्फेक्शन के बाद, स्विमिंग या कान में कोई चीज़ मार लेने के बाद, या फंगस की वजह। अच्छा सर, इससे पहले मैं आगे इस पे पूछूं, बल्कि एक सवाल मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। ये ईएनटी पूरा जो है ये आपस में सारा तीनों चीज़ें जॉइंट हैं, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है, एक के प्रॉब्लम होती है तो दूसरे के साथ लाजमी उसका रिलेशन। एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, जी, आई भी
सिस्टम के साथ आई कनेक्टेड भी है। साथ ही है, हाँ, कभी आप आंखों में कतरे डालें तो आपको उसका टेस्ट हलक में आएगा, कभी अलग फील रहता किया? है, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली जो आई है ये भी कनेक्टेड है वाया डक्ट, वी कॉल इट नेजो लैक्रिमल डक्ट। ओके, हमारे आंसू जो है ना वो आंख से ड्रेन होते हैं नाक में, नाक में। हाँ जी, हमें लगता है हमारे हर टाइम आंसू पैदा हो रहे हैं और वो ड्रेन हो रहे हैं, लेकिन जब इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जब हम रोते हैं तो ये छिलक पड़ते हैं। ठीक है। तो ये नॉर्मली इसीलिए 1878 से पहले तक अमेरिका में द स्पेशलिटी नेम वाज EENT, आई ईयर नोज थ्रोट। लेकिन आफ्टर दैट उसका जो उनके जो कौंसल है उसने डिसाइड किया कि ऑफ्थल्मोलॉजी को हमें अलग करना चाहिए और ENT जो है इसको एज अलग हमें करना चाहिए, तो देन ये सेपरेट हुए। बिल्कुल सही है। हाँ, तो इनका मतलब कुछ भी होगा रिलेशन आपस में हो तीन जाता है। चारों का है। बिल्कुल है। अच्छा, इसमें सर अक्सर बच्चे जो हैं कान में जो है जिसको वैक्स कहते हैं, वैक्स कहते हैं, मैल की शिकायत भी करते हैं। जी। ठीक है, और अक्सर माएँ जो हैं लटा के गोद में आ जा पुत्र, तो कभी कोई पिने मार रही हैं, कभी कोई कॉटन बर्ड मार रही हैं। इनका क्या कहेंगे कि क्योंकि सुना तो हमने यही है कि अल्लाह ताला ने सिस्टम कान का ऐसा बनाया कि मैल खुद ब खुद बाहर निकल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बट लेकिन हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सामने नज़र भी आती, चाहे बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों। तो इसको साफ़ करना चाहिए पहली बात, अगर करना चाहिए तो किससे, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों? आइडियली तो नहीं करना चाहिए, और अगर सामने नज़र आ रही है तो इसका मतलब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा, ठीक है। फिर उसे आप मुस्तान ENT के डॉक्टर से करवा सकते हैं। और अगर आप जेंटली कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई शार्प चीज़ नहीं। ठीक है सर। कॉटन बड के बारे में क्या कहेंगे? कॉटन बड, क्योंकि डॉक्टर्स तो आप बड़े खिलाफ हैं मैं इस खुद चीज़ भी से। इसके खिलाफ हूँ। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है क्योंकि इसके साथ इंजरीज आ जाती हैं सर हमारे लेकिन पास। ये जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है, हम खुद कॉटन बड यूके के अंदर हमारा एक ब्रांड है जो कि महीने का तकरीबन 30 से 35 हज़ार पाउंड उसकी सेल है सिर्फ कॉटन बड की। वो आप भी उसके शेयर होल्डर है या वैसे पूछ? सर मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना ब्रांड है हमारा, ठीक है, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, लेकिन हम वो सारी ऑर्गेनिक बेच रहे हैं। वो अच्छा, वो एक अलग कहने को डिस्कशन फकी है हाँ। ऑर्गेनिक की। तो इस पे आप लोग कहते हैं कि नहीं ठीक नहीं है। ऑन द अदर हैंड इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है ये, तो ये कैसे, अगर दोनों का आपस में तालमेल ही नहीं तो कैसे बन गई? देखें वही बात, मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर ये जो पानी की बोतल आज खरीद के आराम से पी लेते हैं, अगर मेरे दादा के ज़माने में कोई ये कहता कि तुम्हारा पोता ये पिएगा लेके, तो वो कहेगा यार वो कितना बेवकूफ़ होगा कि मतलब वो खरीद के पानी पिएगा। लेकिन सर दादा ठीक थे ना, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। दादा के टाइम पे पानी साफ आता था। अब तो आप निकालें लाहौर में 300 फुट पे भी पानी साफ हम नहीं रहना है। लाहौर में चाहते हैं ना, हाँ। सवाबी में क्यों नहीं रहना चाहते? हम ये जो सिंध की वैली के साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं? सर सारा तो उधर नहीं जा सकते ना, शहरों को भी तो बसाना है ना। तो वी नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा चलें आपको इस्लामिक व्यू देते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो ये कहते थे, और वो अगेन अगर गलती करूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ करें, क्योंकि हमें ये इल्म अहादीस के थ्रू मिल जाता है या इस्लामिक हिस्ट्री से मिल जाता है कि 10 लाख से बड़ा शहर ना बसाओ। और ऑब्वियसली वो अल्लाह के नबी की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे थे। आप कि जितने पुराने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक जितने शहर थे जिनके गवर्नर्स होते थे, 10 लाख से ज़्यादा आबादी क्यों, क्या वजह ही क्या है इसकी? अभी आपका शहर लाहौर मेरा ख्याल है 2 करोड़ 3 करोड़ का होगा शायद, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इतना 1.25 के करीब कहते हैं, 1.25 के करीब। तो इसको मैनेज कैसे करेंगे? इसे कैसे साफ़ पानी देंगे? इसे साफ़ दूध कैसे देंगे? इसको कैसे आप क्राइम से पाक करेंगे? तो एक्चुअली सेंट्रलाइजेशन जो है ना, ये एजेंडा मैं आपको पता है या नहीं, ये एंटी इस्लामिक एजेंडा है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप देखें ना, जब ये इवन के बाद फिर कहीं निकल जाएगी, दजाल का ज़हूर भी होगा, वो भी आपको पता है सिटीज़ के थ्रू इनकॉर्पोरेट करेगा। और हदीस कहती है कि जंगलों की तरफ चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ। अगर आपने दजाल से बचना है तो क्या साइंस है, क्या वजह पहाड़ों में, या क्या चीज़ है आपको वो नेचर की तरफ क्यों मतलब अल्लाह ले जाना चाह रहा है, या क्या वजह है? आपको पता है शहर में रहने वाले बंदे की लाइफ कम है, बिल्कुल कम है। स्ट्रेस के अलावा उसको क्वालिटी नहीं मिल रही, क्वालिटी नहीं मिलती, क्वालिटी अर्न करनी पड़ती है, यहाँ पे मिलती नहीं है, जबकि देहातों में आपको क्वालिटी बाय डिफॉल्ट मिल रही है। एग्जैक्टली। तो वो बात कि मेरे दादा को साफ़ पानी मिल रहा था, वो गाँव में थे, ठीक है, तो अगर उस टाइम पे कोई लंदन में भी था तो शायद वो खरीद के पी रहा हो, मुझे नहीं पता इस स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन पॉसिबिलिटी है। द सेम वे जो कॉटन बर्ड है जी, कॉटन बर्ड है, आप उसको मतलब अब एक बन गई है ना, एक इंडस्ट्री बन गई है। अब जिसने बना लिया है, जिसने उसके ऊपर पैसे खर्च लिए हैं, उसने तो उसे बेचना है। और जो कैपिटलिस्ट है वो क्रूअल है। मुझे नहीं पता ये आप बात मानते हैं नहीं, मैं कर रहा हूँ। कारगिल का शायद आपको पता है नहीं, जो आपकी दुनिया का फूड कंट्रोल करती है, आप उसके पढ़े ना रिसर्चेस, वो कैसे आपके अफ्रीका में जो है अब बच्चों से लेबर करवाती रही और वो किन किन को सपोर्ट कर रही है, वो क्या चीज़ है।
कारगिल CARGIL या LL है, इसका बड़े स्कैंडल था क्या, कैसे दबाया गया, ठीक है ना। और वो वहाँ पे ये दुनिया की सबसे ज़्यादा जो महंगी और बड़ी चॉकलेट्स बना रहे थे, और उसके लिए वो जो सारी मजदूरी थे वो किनसे करवा रहे थे, और वो कितनी उम्र के बच्चे थे और उन्हें कैसे मारा जाता था, ये बातें तकलीफ थे। लेकिन आप इसको पढ़ें, हिस्ट्री में आपको मिलेगा। ब्लड डायमंड पूरी मूवी बना दी उन्होंने, हीरे निकालते हुए लोग निकाल दिए, या वो सोना निकाल रहे थे या जो भी कर रहे थे। तो इसमें सर फिर आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री तो बन गई, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसको। हाँ हाँ, बड़ा ये क्लियर बात है इसमें। तो फिर किससे करें सर इस तरह, अगर आप कह रहे हैं कि जेंटली कर सकते हैं, बताएं उस पे, ताकि हमारे सुनने वालों के लिए उनके लिए जो ऐसे एक तो सिंपल सी चीज़ है कि कान की मैल अगर आपको कोई अलामत नहीं दे रही है तो उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं। अगर इवन के बाहर भी नजर सुनाई ठीक दे रहा है ना, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप फील करते हैं तो आपको मैं एक बड़ी आसान सी चीज़ बता देता हूँ। ये जो आपकी छोटी उंगली है, इसके नाखून को अगर आप कट कर लेते हैं तो इसकी इतनी मोटाई है कि ये इंजर नहीं करेगी आपके कान को। उससे भी बड़ी चीज़, उससे भी आसान और बड़ी चीज़ दे देता हूँ। आपकी जो नमाज है उसमें मसा है, मसा का अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें तो उसमें एक मैनूवर है कि जिसको हम उंगली के साथ ये कर देते हैं। अच्छा, आप हैरान होंगे क्योंकि मैं तो ENT से ताल्लुक़ रखता हूँ ना, तो जो एक्सटर्नल एडिटरी कनाल इनके कान के सुराख की जो डायनामिक्स है वो ये है कि ये एक ख़ास रफ्तार से मैल को बाहर भेजती है। ठीक हो गया। 3 मिलीमीटर पर वीक या 4 मिलीमीटर पर वीक या मंथ, मतलब कि या पर डे, मुझे याद नहीं है क्योंकि ये बहुत माइनर डिटेल्स हो जाती है, इसको हम याद नहीं रखते। तो सिंपली वो हर रोज़ की मिकदार में मैल बाहर की तरफ आ रही होती है और आपका मस्सा उसे एक्सकवेट कर देता है। 5 दफ़ा मस्सा है, फ़र्ज़ मस्सा 5 दफ़ा। तो 5 दफ़ा जिस बंदे ने कर लिया तो उसकी तो इकट्ठी रहेगी नहीं। अच्छा, कुछ लोगों का इसमें ये भी होता है कि ज़्यादा प्रोड्यूस, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि कुछ लोगों की ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, वो बीमारी है या क्या, वो नेचुरली? कोई बीमारी नहीं, ठीक है, कोई बीमारी नहीं। वेरी रेयरली उसे हम कहते हैं एग्जॉस्टोसिस, ठीक है ना, कि कान के बाहर वाले हिस्से की वही अगेन तंगी हो जाती है बोन बढ़ जाने की वजह से, फिर वो आ जाते हैं डॉक्टर के पास, उनकी फिर उससे भी नहीं निकलती। अच्छा, इसमें सर ये बताइएगा कि क्या वैसे एक आम जो सेहतमंद इंसान है, कोई उसको दर्द नहीं हो रही कान में, कुछ नहीं है, क्या स्टिल उसको ENT स्पेशलिस्ट को विजिट करना चाहिए फॉर अ क्लीनिंग पर्पस? कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कान गला की स्पेशलिटी को तो आज 400-500 हज़ार साल हो गए होंगे, हज़ार भी नहीं, क्या 1878 से आप लगाना 300 साल मर के हुए हैं। हाँ, तो उससे पहले भी लोग जिंदा थे ना और खुश थे। ईयर ड्रम के बारे में सर क्या कहना चाहिए? कान का पर्दा, ये कहते हैं बड़ा एहसास होता है और अक्सर जो देखने में भी है, ख़ासतौर पे हम मर्दों में आदत होती है, कहीं खड़े हैं, हाथ में जो भी चीज़ है, इवन गाड़ी की चाबी है या बाइक की चाबी, वही मार दी कान में, कोई और चीज़ नोकदार है वो मार दी, तो अक्सर लोगों का पर्दा डैमेज भी हो जाता है। तो इसका एक तो कान के जो पर्दा है इसका किरदार क्या है और ये डैमेज होने से क्या इसका साइड इफ़ेक्ट? देखें, किरदार तो सिंपली यही है कि ये लोग समझते हैं कि कान का पर्दा नहीं है तो सुन नहीं सकता इंसान। ये मैं क्लियर कर दूं आपकी इस पॉडकास्ट से कि कान का पर्दा एक सिर्फ एक मीडियम है, जैसे डिश है ना छत पे, रिसीवर नीचे पड़ा हुआ, तो रिसीवर नहीं है, वो सिर्फ एक मीडियम है। उसने आवाज़ को कान से उठा के दरमियानी हिस्से ने अपने एक ख़ास मैकेनिज़्म के थ्रू अंदरूनी हिस्से ने उसे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में नस के ज़रिए दिमाग में पहुंचा देना। तो जो चीज़ सुनती है दैट इज़ योर ब्रेन, द सेम वे जो चीज़ चखती है, टेस्ट करती है, दैट इज़ योर ब्रेन, नॉट द टंग। जो चीज़ देखती है दैट इज़ नॉट योर आइज़, दैट इज़ योर ब्रेन अगेन। तो कान का पर्दा का काम ये है कि उसने आवाज़ों को उठाना है और आगे भेज देना है। कर्व्ड होता है बिल्कुल कान का पर्दा, तो उसने आवाज़ों को उठाना, आगे भेज देना। तो क्या ये वाकई इतना सेंसिटिव होता है कि हल्की सी भी कोई चीज़ लगने से जो है आपको फट जाता है या डैमेज हो जाता है? देखिए, अगर तो नोकदार चीज़ है फिर तो डैमेज हो जाएगा, लेकिन अगेन जो नेचर ने इंसान को पैदा किया ना, ये जो टफेस्ट मोस्ट आपकी जो है ना ये मशीनरी है, लोगों के ऊपर से ट्रक गुजर जाते हैं, लोग चलते भी हैं। आप मुझे बताएं, ये जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां हैं या कोई भी है, 20-20 साल की उम्र है इनकी मार के, ठीक है ना, मिलियंस में ख़रीदा जाता है इन्हें। वो भी राफेल गिर गए उधर, ठीक है ना, इन्हें मतलब मैं अपने अल्फाज को क्रैक करता हूँ, मतलब राफेल गिरा दिए गए। तो देखे ना, वो अब रिपेयर नहीं हो सकते। ये अल्लाह ने इंसान को ही पैदा किया जो फिर रिपेयर भी हो जाता है। तो बिल्कुल सेंसिटिव है। अगर हम उसके साथ कुछ ऐसा खिलवाड़ करेंगे, मतलब उंगली, इसीलिए मैंने बताया कि इतनी मोटी है पर्दे तक जाएगी नहीं। अल्लाह ने कान की सुराख की साख्त इतनी प्यारी बनाई है कि जब तक आप कोई खुद नहीं चाहते पर्दा नहीं जाता। वो इतना टेढ़ा सुराख है कि उसमें से हम सुई गुजार सकते हैं या पेंसिल ही गुजार सकते हैं या चाबी गुजारते हैं तो ही फटता है, और वो भी
बड़े से जो ड्राइवर हैं बड़े आराम से घुमाते रहते हैं ना, कुछ भी नहीं होता। अच्छा सर, ये आवाज़ों का जो ताल्लुक है, आपने कहा कि इसका काम है कि आवाज़ों को कलेक्ट करना ये ड्रम का और आगे फिर उसको प्रोसेस करवाना। जी जी। अब अक्सर हम देखते हैं कि म्यूज़िक, ये बच्चों में बड़ी प्रॉब्लम आई है। मेरे खुद के भी एक बच्चे में ये इशू आया था बचपन में। उसको ना हम एक जगह पे गए हुए थे, वहाँ पे बड़ा लाउड म्यूज़िक था, ग्राउंड में थे, वहाँ म्यूज़िक लाउड था। तो थोड़ी देर हम वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वहाँ से तो सही ठीक ठाक निकले। घर अभी गाड़ी में पहुँचे हैं तो उसने चीखना शुरू कर दिया। हम परेशान, बच्ची भी छोटी थी। उसने कहा मुझे दर्द शुरू हो गई है कानों में। तो उसके बाद एक दफ़ा फिर अगेन उसके साथ को 3-4 साल के बाद ये हुआ कि बहुत लाउड म्यूज़िक अगर चलता है तो उसको कान में दर्द शुरू हो जाती है। अकूस्टिक ट्रॉमा कहते हैं हम इसको। जैसे धमाके के बाद भी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है। अकूस्टिक ट्रॉमा का मतलब है कि अकूस्टिक मतलब वॉइस या आवाज़ से रिलेटेड चीज़, ट्रॉमा मतलब ट्रॉमा। जैसे RTM रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को, वो भी ट्रॉमा। अच्छा, होता ये है कि जब अच्छा, कान की ना एक लिमिट है। ठीक है, कान की एक लिमिट है, एक ख़ास फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम सुन सकते हैं, ये तो उसकी फंक्शनल लिमिट है। फिर एक ख़ास तक आवाज़ है जो कि कान बर्दाश्त कर सकता है। द सेम वे कि अगर ये बल्ब 20 या 40 वाट का, अगर आप इसमें 100 वाट की या कि 1000 वाट भेज देंगे तो ये उड़ जाएगा। द सेम वे कान की अगर आवाज़ की इंटेंसिटी हम इतनी बढ़ा देते हैं कि जो कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो फिर वो उस रास्ते में डैमेज पैदा कर देगा जहाँ से वो गुजरेगा। पर्दे में डैमेज कर सकता है। पर्दे के पीछे कान की बोन्स हैं 3 जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जो कि दरमियानी हिस्से का मैकेनिज्म है जो आवाज़ को एम्पलीफाई कर रहा है, ऊंचा करके अंदरूनी हिस्से में भेज रहा है। अगर उनमें जोड़ हैं, उनमें जो बोन्स के अंदर 2 तरह के जोड़ हैं, और अगर उनके पूरे सिस्टम में देखे जाए तो 4 तरह के जोड़ हैं। सही, ठीक है ना। वो चारों में से कोई भी जोड़ डिसलॉज कर सकता है। 4 जॉइंट्स हैं, ठीक है ना। और वो इतने सेंसिटिव जॉइंट्स हैं कि जनरली वो धमाके की आवाज़ से भी नहीं जाता। लेकिन और फिर तीसरी चीज़ टाइम, वक्त। कि एक तो धमाका हुआ और रुक गया, सिस्टम ने अपने आप को रीअसेंबल कर लिया। अब ये जो कॉन्टीन्यूस ट्रॉमा है, या जैसे हमारे पास आते हैं आफ्टर कंसर्ट लोग आते हैं, या इस तरह की आवाज़, अगला सवाल करने लगा था। हाँ, ये जो आते हैं उनके फिर ये मसला ये आ जाता है कि बाद का समात का बाद का सीटियों की आवाज़ें आने लग जाती हैं। मेरे पास एक SHO साहब आते हैं, बड़े मोहतरम में दोस्त हैं। वो उन्हें गन्स का शौक़ है, तो वो कहते हैं मैंने नई G3 ली, चलाई तो कान में, लेकिन वो फिर विद द टाइम ठीक भी हो गए। मैंने उन्हें ये बताया कि ये शोर ख़त्म हो जाएगा। वो भी अकूस्टिक ट्रॉमा ही है। ठीक है, क्योंकि वो आइडियली तो आप जब एक हाई वेलोसिटी राइफल चलाते हैं, अब पता नहीं ये हाई वेलोसिटी है या नहीं, लेकिन जनरली हम पढ़ते हैं तो आप ईयर का जो है वो अपना बंदोबस्त करके चलाते हैं, ईयर मफल्स या कोई ऐसी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं कि वो आवाज़ कान तक ना जाए। सही, अक्सर हमने देखा बाहर जो मूवीज़ में नजर आता है, तो उन्होंने पूरा हेडगियर पहना होता है। फायरिंग रेंज में जब होते हैं वो हेडगियर गेट पे पहनते हैं, इसीलिए पहनते हैं। द सेम वे वो जो अच्छा, वो एक दफ़ा क्लिक होना, आवाज़ ख़त्म हो जानी। अब जब आप कॉन्सर्ट पे या ऐसी जगह जहाँ पे लाउड म्यूज़िक है या कोई पार्टी है, तो वहाँ पे वो ओवर अ टाइम ऑफ 15 से 20 मिनट या 5 मिनट भी अगर आपका कान उस प्रीमिसेस में रहता है या कि उस लाउड स्पीकर के करीब आप बैठे से गुजरता है, तो वो ज़ाहिर है उसमें फिर तो इसमें भी सर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग हैं वो यूज्ड टू होते हैं, वो कहते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कहते हैं जी मज़ा आता है हमें। अब कुछ लोग हैं वो, अब मेरा ज़ाती तौर पे मैं अगर 5 से 7 मिनट कहीं इस तरह के शोर वाली जगह पे हूँ तो मुझे बड़ा अनकम्फर्टेबल। अच्छा, उन लोगों में से 2 तरह की टाइप्स हैं। एक तो वो है जो ड्रग एब्यूज़र्स हैं, ठीक है, उन्हें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सुन हुए पड़े हैं। बिल्कुल सही है। और एक वो है जो नॉर्मल है, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसा 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 जैसे कि इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि म्यूजिशियन है, उन्हें वो डेवलप कर गए हैं। ठीक है, जैसे मैं स्विमिंग 5 मिनट कर लूँगा, जो नेवी का सील है वो 24 घंटे भी लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई के अंडर वाटर रह सकता है, उसकी ट्रेनिंग हुई है। मैं जंप नहीं कर सकता, पैराशूट से फौजी कर जाएगा, और उसको ट्रेंड है उसके लिए। द सेम वे वो जो म्यूजिशियन है या कि जो म्यूज़िकल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रख रहा है, उसकी वो ऐसा ऐसा डेवलप हो गई है। अब उस आवाज़ को उसका कान बर्दाश्त करने का आदी हो गया। बिल्कुल सही। तो एज के साथ साथ सर ये स्मार्ट में भी फ़र्क पड़ता है। जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि बूढ़े जो हमारे हैं बुजुर्ग हैं, उनका सुनाई थोड़ा विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाता है। बिल्कुल, तो ये भी कि नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है, जैसे दिखना कम हो जाता है। हाँ जी, दिखना कम हो जाता है। इसमें मतलब कोई बीमारी नहीं इसको कहेंगे, ये साथ साथ एज के हिस्सा है। अच्छा, हम जब इसे पढ़ते हैं तो हम इसे बीमारी के तौर पे पढ़ते हैं, प्रेस्बाइक्यूसिस। अच्छा, ठीक है, ओल्ड एज में स्मार्ट का कम हो जाना। ठीक है। तो इसकी कोई रेमेडी आप बताना चाहेंगे कि कुछ ये ऐसी तरह, जिस तरह आंखों के लिए अक्सर बताया जाता है कि ये चंद चीज़ें कर लें तो आप इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं ये अपने प्रोसेस। सिंपली आप अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं उनके वियर एंड टीयर से बचने के लिए। जैसा कि लोगों कहते थे कि जी आप
कम देखें टीवीज एंड ये वो, तो आई साइट आपकी ठीक रहेगी। तो अगेन अगर आप ट्रॉमा से बचे रहेंगे, अब यही वाला हीयरिंग लॉस जो है पर्टिकुलर जो प्रेसबाइक्यूसिस में हो रहा है, जिसे हम नर्व का लॉस कहते हैं या नस कमज़ोर हो जाती है, ये वाला लॉस जो है आपका, ये द सेम लॉस आपका यंग एज में भी आ रहा है, जो कि ऐसी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे नॉइज़ है या कि बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, वो बेचारे जवानी में ही बहरे हो रहे हैं। तो हम एक्चुअली हमने वो टाइम जो इज़ द की, जो वक्त है ना, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर आपने उसकी ड्यूरेशन कम कर दी, या कि जो बंदा 60 साल की उम्र में जिसको समाज में कमी आ रही है, ठीक है ना, किसी को 80 साल में आ रही है, अब किसी को सारी उम्र नहीं आई, वो 65 में मर गया, उसको 80 में आनी थी, तो हमारे लिए वो बेरा नहीं हुआ। तो एक्चुअली उसके सिस्टम ने कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होना था। तो डिपेंड्स कि वो उससे पहले वो मोतिया उतर आता है लोगों की आंखों में। अब जो बेचारा 35 35 या 37 साल का शहीद हो गया, उस बेचारे ने तो मोतिया तक पहुंचा ही नहीं ना वो, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। जो 85 तक गया या 70 तक गया, 70 क्रॉस किया, 65 क्रॉस किया, मोतिया तो उसी की आंखों में आया है। ऐसे ही सर एयरिंग एड की बात अगर करें, जो आजकल डिवाइसेस आई हुई हैं, बड़ी इवन एडवांस डिवाइसेस भी आ गई हैं कि जो आप कान में लगाते हैं तो उसके बाद बिल्कुल आप नॉर्मल सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये भी क्या ठीक है या इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है? देखें, इसके साइड इफ़ेक्ट से मुराद ये है कि जैसे ये मैं ग्लासेस पहन रहा हूँ, हाँ जी, इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि मैं यहाँ पे मुझे तंग करता है, या कि मुझे इसके ऊपर एक जो है एक प्रेशर की फील आती है। सही। एस्थेटिक से दूसरा इशू कि शायद मुझे अच्छे नहीं लगते, कि मुझे पहनने पड़ते हैं, तो ये तो इसका साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि ये मुझे दिखने में मदद दे रहा है और मेरी लाइफ क्वालिटी को और क्वांटिटी को, ठीक है, तबाह नहीं कर रहा है। द सेम वे हीयरिंग एड आप लगाते हैं, कानों में मैल फंगस इकट्ठा होता है, ये उसका साइड इफेक्ट है। सही, ठीक है ना। बाज़ का आप उसकी पेन करता है आपको, उसकी मोल्ड अच्छा नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि वो लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आजकल सर हमने देखा है यंग बच्चों में ये बहुत कॉमन देखने में आती हैं चीज़ें कि हर वक्त टूटिए जिसको कहते हैं, एयरबड्स लगा के रखते हैं। अब उसका एक तो चले ठीक है, आप उसका यूज़ कर रहे हैं, कोई कॉल ले रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं आप, चलें वो तो एक समझ आती है कि एक ज़रूरत थी आपने कर लिया। दो कि उसका भी डेफिनेटली मेरा ख्याल है कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा। एक है फैशन के तौर पे हर वक्त उसको कान में लगा के रखना, क्योंकि मेरा जहाँ मेडिकली नहीं बात कर रहा, उसके अंदर देखिए ब्लूटूथ है, रेज आती हैं आपकी, और वो आपके कान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएगा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये यूज़ करना चाहिए? पहले हम देखते थे कि ओवरहेड आते थे, अब तो अंदर जाने वाला इतना उन्होंने अंदर तक कर दिया कि बिल्कुल आपको फील होता है कि कान के अंदर घुसा हुआ है। ज़रूरत के तहत सिर्फ फ़ोन सुने और उसे उतारते हैं, और बहुत बेहतर है कि एक्सटर्नल टाइप यूज़ करें, क्योंकि जो इंटरनल टाइप यूज़ कर रहे हैं लोग, उनको फिर हम ये एडवाइस देते हैं कि आप एटलीस्ट इनको सर्फेसिस पे ना रखें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके कान में फंगस भी फिर ज़्यादा लगता है। समटाइम वो शेयर कर लेते हैं, दोस्त ले लेता है। हाँ, अब मेरे कान का जो फ्लोरा है या मेरे कान का जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है आपके इनके कान किसी के भी कान से, और हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेटली वो सही नहीं है। और फिर उसकी केस बने हुए हैं, आप उसमें रख लें उसको। लेकिन अगर किसी वजह से वो इन्फेक्ट हो जाता है या कि उसके ऊपर मोल्ड आ जाती है, और जब आप उसे कान में लगाते हैं उसके बाद वो फंगस क्रिएट करता है, तो ज़रूरत के लिए ये ज़रूर किया जाए। जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगे गाड़ी, तो मैं तो उसके भी आपको नुकसानात भी गिना दूँगा, लेकिन बात ये है वो ज़रूरी हो गई है कि अब मैंने ट्रैवल करना है तो मुझे चाहिए है। अननेचुरल फीचर भी आया है नॉइज़ कैंसलेशन का। अच्छा, अब जिस तरह खासतौर पे ब्रांडेड जितने भी हैं, इनके अंदर एक फीचर है, आई डोंट नो आपने एक्सपीरियंस किया है, वो आप लगाते हैं। अच्छा, आप उसको डबल टैप करें, डबल टैप के बाद वो आपकी जितनी बाहर का शोर शराबा है वो आपको सुनाई नहीं देता। आप अपनी दुनिया के अंदर मतलब मगन है। इस पर भी बल्कि लाजमी देखें आप इसको कि ये इसका क्या मतलब साइड इफेक्ट है, क्योंकि वो डेफिनेटली कोई रेज वो कैंसिल करने के लिए तो है नहीं है, वो साइज तो उसका वही रहना है। तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिकली वो कुछ कंट्रोल कर रहा है जो आपके कान को बाहर क्या शोर शराबा सुनाई नहीं देता। हाँ, कहीं ना कहीं कैंसिलेशन कर रहा होगा। उसकी टेक्निकलिटी तो ज़्यादा मेरा ख्याल है ये जो इंजीनियर्स हैं यही बता सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी आते हैं हम नोज़ के ऊपर। जी नोज़ का भी अक्सर देखा है हमने कि बड़े अजीबोगरीब से मसले मसाइल रहते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा साइनस से। बिल्कुल ठीक है। साइनस किस बला का नाम है सर? अक्सर हम ये सुनते हैं और ये बड़ी कॉमन बीमारी होती जा रही है हमारे यहाँ, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में। एलर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोलन जिसको कहते हैं, पोलन जिन लोगों को साइनस का इशू है पोलन की वजह से है, या जिस तरह अभी हम एसी में बैठे हैं इसकी वजह से। मुझे ये हुआ था आज से कोई 2008-9 में। ठीक है। मेरी जो पहली जॉब करियर की स्टार्ट हुई तो वो सर क्योंकि फ्लोर बड़ा था, एक फ्लोर के ऊपर 1500 लोग बैठे होते थे, तो वो फ्रीज़र की तरह चिल होता था हमारा पूरा फ्लोर। तो वहाँ से मुझे याद है अभी भी कि मुझे उससे पहले कभी साइनस का कोई इशू नहीं था। तो वहाँ से वो होना शुरू हुआ। तो उसके बाद अब
ज़िंदगी का हिस्सा ही बन गया हुआ है ये। साइनोसाइटिस इज़ द नेम, जैसे यूजली हम पेशेंट को समझाने के लिए, या पेशेंट हमें कहते हैं मेरे साइनस हाँ का प्रॉब्लम या साइनस इन्फेक्शन है। साइनस किसी भी हम कैविटी या कि ऐसी चीज़ को कह देते हैं जिसकी एक ही ओपनिंग हो। ठीक है। तो अल्लाह ने नाक के साथ कुछ, ये जो नाक सामने नज़र आ रहा है ना, ये एक बड़ी वसी जो है आपकी स्ट्रक्चर है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमारे चेहरे पे और माथे पे कुछ साइनसेस हैं, ओके। और आंखों के दरमियान में, और एक अंदर, अगर हम वर्टेक्स यानी कि इस जी, हिस्से से अंदर जाएं तो एक चौथा साइनस है स्फीनॉइड साइनस, तो ये नाक में खुलते हैं। ये साइनसेस अल्लाह ने बड़े प्यारे अरेंजमेंट्स के साथ चेहरे के और दिमाग के दरमियान में रखे हैं, ठीक है ना। इनकी क्या वजह, इनकी क्या ज़रूरत थी, इसके ऊपर कई एक थ्योरीज हैं, क्योंकि इंसान अपना मैनुअल तो लेके नहीं आया। टेक्निकली बात की जाए तो कुरान इज़ दैट मैनुअल, लेकिन क्या हमने उस लेयर्स तक गए हैं या नहीं। तो बाकी जो भी चीज़ है, घड़ी बनती है, फ़ोन बनता है, तो इसका मैनुअल दिया जाता है। तो इंसानी जो मैनुअल है ना, वो हमारे पास इसकी बॉडी का नहीं है। तो जितनी भी रिसर्चेज हैं वो फिर कैडावर्स पे हुई या कि मुर्दों पे हुई, उनकी एनाटमी की, और फिर बाद में मफरूज़े बना लिए गए, और जहाँ वो कैंसल होते गए मफरूज़े फिर और बना लिए गए। तो साइंसिस चेहरे पे डॉक्टर का ये ख्याल है कि ये चेहरे में चूँकि बेइंतहा स्ट्रक्चर है, तो हड्डियों का वज़न कम करने के लिए अल्लाह ने ये एक मफरूज़ा है। फिर एक मफरूज़ा है जो कि काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, कि जो हम सांस लेते हैं नाक से, योगा वाले भी कहते हैं कि मुँह से ना ब्रीथ करें, सांस करें, तो नाक से जब हम सांस लेते हैं तो इन साइंसिस से होकर गुजरता है। साइंसिस एयर फील्ड होते हैं, या कि थोड़े से आप समझ लें नमी वाली जगह होती हैं। हवा यहाँ पे जो है बाहर वाली अपने पार्टिकल्स को शेड ऑफ कर देती है, मतलब फ़िल्टर हो जाती है, और टेम्परेचर को रेगुलेट कर देती है। जैसे अगर आप किसी ऐसे मुल्क में फिर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री है, तो आपकी छाती का टेम्परेचर तो फिर भी जो है 38.6 38.6 है। तो वो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो साइनस उसको ज़ीरो नहीं अंदर भेजेगा, वो उसे 30 35 30 32 करके भेजेगा। सही। द सेम वे अगर आप सऊदीया में बाहर फिर रहे हैं, तो वो जो सांस आप खींचेंगे वो बहुत गर्म है। हाँ। तो वैसे वहाँ पर उन्होंने चिलर्स लगा दिए हैं, आप कहते हैं कि बाहर रह ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे आधे या 2 घंटे के लिए, तो अगेन आपका साइनस उसको इन्वर्टर का काम करके उसे कूल कर देगा। सही। और उसके अंदर कुछ एडिशन कर देगा, जिसमें हम कहते हैं फ्लूइड की एडिशन कर देगा, तो वो छाती में जाने के काबिल हो जाता है। ये तो है जी साइनस का काम। सही। जो एयर फील्ड कैविटी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें इन्फेक्शन कैसे होती है? इसमें इन्फेक्शन होती है कि वंस इसका जो ड्रेनेज मैकेनिज्म है, पाथवे है, वो ब्लॉक हो जाए। ओके। इन साइंसेस ने ये 4 किस्म के साइंसेस हैं और पेयर्स में है, राइट एंड लेफ्ट में एक्सिलरी, एक पेन हो गया, ठीक है ना, और इस तरह फ्रंटल्स और एथमॉइड आंखों के दरमियान में, ठीक है, और फिर स्फीनॉइड्स जो कि पीछे हैं। ठीक है। ये सारे जो पेयर्स हैं, ये सारे ड्रेन करते हैं अपने रिस्पेक्टिव साइड पे। राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट। बिल्कुल सही। अच्छा, जो इथमॉइड्स है जो आंखों के दरमियान में, ये जस्ट 2 साइंसेस नहीं है, ये छोटे छोटे 15 से 20 और छोटे साइंसेस में डिवाइडेड है। ये मैंने समझाने की गर्ज है। अब इन सब का जो ड्रेनेज पाथवे है वो है नाक में, ये कुछ का ऊपर वाले नाक में, कुछ का दरमियानी नाक में, कुछ का नीचे वाले नाक की साइड पे ये खुल जाता है। किसी वजह से उन ओपनिंग्स में ब्लॉकेज, रेशा, इन्फेक्शन आ जाती है, तो साइनस के अंदर आप समझ लें कि इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, सोजिश शुरू हो जाती है। सही। उसकी जो नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब होता है, तो या तो वहाँ पे फिर रेशा पड़ने लग जाता है, पस पड़ जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो दैट इन्फेक्शन इज कॉल्ड साइनोसाइटिस। ठीक हो गया। तो हम इसको देखते कई एक एंगल्स से हैं। एंगल से मुराद है कि एक तो हम एग्जामिनेशन करते हैं, मुआयना करते हैं, एक हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम बाद का सीटी स्कैन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सीटी स्कैन करते हैं। तो हम एक्चुअली साइनोसाइटिस को एज सर्जन्स, ENT सर्जन्स, कम से कम 5 से 10 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे साइनोसाइटिस हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हैं और जानलेवा भी हैं, या कि वो ब्रेन की तरफ रेशा की सूरत में हायर सेंटर्स जो हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन में भी ज़्यादा। इसमें सर अगर मैं ये आपसे पूछूं यहाँ पे कि अब जिस हम, क्योंकि ये ज़ाहिर है इस बीमारी से तो मैं खुद हूँ, तो मैं इसका मतलब आए दिन कुछ ना कुछ मसले मसाइल चल रहे होते हैं। अब मुझे क्या होता है, कोई खुशबू अगर मेरे मिजाज के अगेंस्ट है, फॉर एग्जांपल कोई मैंने स्पाइस वाली खुशबू लगा ली, सर छींकें शुरू हो जाएंगी, और ऐसी छींकें आएंगी कि 10-15 छींकें इकट्ठी आई और नाक बहना शुरू हो गया। रेशे की जो आप बात करते हैं, ठीक है, मैं डस्ट बाहर को चला गया, डस्ट अगर आई, शुरू हुआ था मुझे ये डस्ट से और AC की हवा से। अब इस वक्त मुझे ठंडी हवा, गर्म हवा पड़ जाए, और ये जिस तरह पोलन है, पोलन अगर कोई स्निफ कर लूँ,
या कोई इस तरह का परफ्यूम, अब आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही तो ऑलमोस्ट कह लें कि पूरा साल ही यही सिलसिला रहता है, ख़ासतौर पे 4-5 महीने जो है वो तो बहुत मुश्किल होते हैं मेरे लिए, चीज़ें सांस ही नहीं आती। सूंघ लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं। हाँ हाँ, वो तो सारा उसमें कुछ कोई ठीक है, issue वो सारा ठीक है। नाक से पीला रेशा आता है, वो भी जब ये बढ़ जाता है तब कभी कभार आता है। आता है, बिल्कुल। आपको बेसिकली साइनोसाइटिस नहीं है, अच्छा नहीं है, टेक्निकली चलो स्पीकिंग शुक्र है। इट्स रेनाइटिस। अच्छा रेनाइटिस। रेनाइटिस और एलर्जिक रेनाइटिस इसे हम कहते हैं, लेकिन अगेन हम ये दोनों बहुत मिली हुई सी टर्म्स हैं, राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस, ठीक है, और हम टेक्निकली इन्हें राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं, ओके। ठीक है ना। तो आपका है मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे जो लग रहा है एलर्जिक राइनोसाइनस, और Allergic है, ये जो सबसे सिंपल है, अभी जो मैंने बात की थी वो सबसे अग्रेसिव की बात Complex की, है, ठीक है। ठीक है ना। ये जो बात कर रहे हैं एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस या रेनाइटिस है, जी ठीक है ना। क्योंकि साइनोसाइटिस हम तभी कहेंगे जब हम सीटी स्कैन करवा लेंगे। सर जी, आज तक कोई हल दे के जाओ, सारी जिंदगी तो दुआवां देंगा। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਵੋ, ठीक है, लिखते ਇਹਦਾ हैं। ਹੱਲ ਹੈ ਨੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है। ਵਾਏ 15 हम्म, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸो। आपने बताना। वज़ू जो है ना उसमें नाक में पानी है, हाँ बिल्कुल और वो सही। दिन में 5 मरतबा नमाज और 15 मरतबा पानी है। हम्म, जो मरीज़ जो है ना, वो जो बंदा जो है वो नाक में अगर 15 दफ़ा पानी डाल लेता है ना और उसको क्लीन कर लेता है, ठीक है। और इससे हट के अगर उसका आउटडोर वर्क है, हम्म, अभी इसकी मैं ट्रीटमेंट जी, भी सीधा जी, आ गया, सही। आउटडोर वर्क है, लाइक बाइक पे गया है या बाइक ये चलाता है, अब वो बेचारा रुका है कहीं पे, वो वहाँ पे भी नाक को क्लीन कर ले, ठीक और है। इसके अंदर नहीं कुछ रहने देना। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर रतूबत है या इस टाइम पे जमा हुई है, अगर वो पीली है तो फिर से निकाल दें। ठीक है। अच्छा, ये आपको 1 या 2 दिन में फ़ायदा नहीं आएगा, किसी भी चीज़ का आपको फ़ायदा 40वें दिन आना है, ये आपने याद रखना है। सही है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। उधर भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी, और आपकी बेसिकली जो डायनामिक्स है ना ह्यूमन बॉडी की, वो इस फिगर के ऊपर अटकी हुई है, सही। ठीक है ना, और चिल्ले के ऊपर अटकी हुई है, ठीक है ना। तो बेसिकली वो जो 40 दिन है, जब आप इसको कर लेते हैं, नाक में पानी को भेज देते, तो एक्चुअली आपने ड्रेनेज पाथवेज क्लियर कर लिए। ओके। अब सिर्फ अगर इस 40 दिन के बावजूद आप नहीं आते तो इसका मतलब ठीक नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ सम एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी। सही हो गया। एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी गदूद हो सकता है, नाक के अंदर फंगस हो सकता है, नाक के अंदर कोई और तरह की ऐसी इन्फेक्शन हो सकती है जो उसको अब हमें कुछ ना कुछ निकाल के उसको कल्चर करवा के उसको ट्रीट करना है। बिल्कुल ठीक है। ये जो हमारे 80% ऑफ द पेशेंट्स हैं ना, या जिनको एलर्जी है, उनके लिए एक तो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, दूसरी चीज़ है, ये तो मैंने वो बता दी ना कि जब आपको ये शुरू हो जाता है, हाँ। दूसरी है अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन। किताबों में सबसे बड़ा लिखा हुआ, और मुझे तकलीफ से ये बात कहनी पड़ती है कि बीइंग क्लिनिशियंस हमारी प्रेस्क्रिप्शन शुरू दवाई से होती है, हाँ, ये RX आता है और ऊपर टैबलेट लिखा होता है। अच्छा, ये काम हमारा नहीं था, ये फार्मासिस्ट का था। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में ही हो रहा है बाय द वे, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, बाहर और कहीं नहीं है ये। पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है ना। उसकी कई एक वजह है, उसकी डिटेल्स में जो है वो शायद मेरी अपनी फ्रेटर्निटी भी ना मुझे जाने दें, चीज़ें तकलीफ दे हो जाती हैं। लेकिन बात ये है, सादा इसे रखते हैं कि ये जो RX है ना, ये मेरा काम नहीं था, ये फार्मासिस्ट का था। फार्मासिस्ट जो है वो परचेज में चला गया, हाँ बिल्कुल उसको उस चीज़ का चस्का लग गया कमीशन का। जी। हम जो हैं वो फार्मासिस्ट की जगह आ गए, और जो जिन्होंने हमारी जगह लेनी थी वो मुल्क से बाहर चले गए। ये तकलीफ़ हुई है हमारे साथ। तो एक्चुअली जो क्लिनिशियन है वो फार्मासिस्ट का काम कर रहा है, जो हमारा क्लिनिशियन था वो चूँकि हमने उसे रहने नहीं दिया, वो बेचारा मुल्क से बाहर चला गया। तो एक्चुअली मुल्क में ट्रू क्लिनिशियंस हैं ही बहुत कम, बिल्कुल सही होगा। जो कि आपको सुने, आपकी तशखीस आपके प्रेस्क्रिप्शन पे लिखें, आपको बताएं। अच्छा, शिफा अल्लाह ने देनी, बेशक है, डॉक्टर जो है वो शिफा तो दे ही नहीं सकता, ना ही ऑपरेशन ने देनी, ना ही बेशक। तो आपने अच्छा, और शिफा आपकी बॉडी के अंदर है, उससे भी तगड़ी चीज़, ये इतना पावरफुल ब्रेन है आपका। जो एक्चुअल शिफा का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि मैंने अगर आपको समझा दिया ना कि यार तुम्हारा ये मसला है, ऐसे मसला है, इस तरह तुमने बचना है, इस तरह करोगे तो तुम्हारी ये बीमारी भी है ना, इसके साथ तुम 90 साल तक रह लोगे। सही। कई दिल के मरीज हैं, कहते हैं ना विल पावर जिनकी स्ट्रांग है, ये आम यूज होता है जुमला जी, विल पावर स्ट्रांग थी इसलिए वो सरवाइव कर गया। अल्लाह सलामत रखे मेरे वालिद साहब को, वो दिल के पेशेंट हैं। मैं तब अपनी मैट्रिक में था, सॉरी MBBS स्कैंड पे था जब उनको MI हुआ, और ये बातें 2000 हाउस जब मेरी 10 की, माशाल्लाह उन्होंने उस चीज़, वो आज भी आप उन्हें जो ऐसी चीज़ नहीं खिला सकते कि जिसमें नमक तेज है, या जिसमें जो उनकी उन्हें पता है कि उनकी तबीयत के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल सही। और मतलब उन्होंने उसको बदलाव किया, लाइफस्टाइल चेंज किया। और अगेन वही बात है, उनके डॉक्टर इस चीज़ पे नाराज़ होते हैं। मेरे दोस्त ही हैं कार्डियोलॉजिस्ट, वो दवाई नहीं देते। और आपको अगर मैं उनकी बताऊं, उनको सिर्फ MI नहीं हुआ, उसके बाद उनको एरिथमियाज भी हुए,
ICD एक चीज़ है, इम्प्लांटेबल कार्डियो डिफिब्रिलेटर, वो अभी भी उनको इम्प्लांटेड पड़ा हुआ है, वो अब चल नहीं रहा है, वो उन्होंने चेंज भी नहीं करवाया, अल्लाह उन्हें सलामत रखे मेरे वाली साहब को। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपनी इतनी बड़ी बीमारी को ख़त्म कर दिया। तो एक्चुअली द पावर इज़ इन यू। तो डॉक्टर का काम है उसके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट करना। बिल्कुल सही है। मैंने अगर आपके सबकॉन्शियस को ये मैसेज दे दिया ना, आपको यहाँ से समझा के भेज दिया, अच्छा टीचर क्या होता है, वो आपको घोल के तो नहीं पिला देता, वो आपके अंदर आग लगा देता है। जो अच्छा टीचर है ना, वो एक तलब पैदा करता है। अभी मैं साहिल अदीम को सुनता हूँ बहुत ज़्यादा कई दफ़ा, और एंड आई लव दैट पर्सनैलिटी। वो क्या करता है, वो आपके अंदर आग लगा देता है। अगर आप उसे सुने, वो कभी भी आपके सवालों का जवाब नहीं देता, या कि आपको पूरी चीज़ नहीं बताता, लेकिन वो ऐसी तड़प पैदा कर देता है कि आप फिर जाते हैं उन गुरुओं के पास जिनके पास वो इल्म है, या कि आप ढूंढते हैं उन लोगों को कि जिनके पास उसका जवाब है, और फिर वो मिलना शुरू हो जाता है। इल्म की बड़ी प्यारी सी साइकोलॉजी। दोबारा फिर इस पे आते हैं, दूध अक्सर कहते हैं नाक के जी फूल गए, या नाक की हड्डी का बढ़ जाना, ऐसे ही है, ये बड़ा आम मतलब सुनने में मिलता है। मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूँ, जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नॉन मेडिकल है, जो आम लोगों के साथ मसले हैं। जी नाक की हड्डी बढ़ गई, ऐसे ही है। अक्सर उसका फिर ऑपरेट करके काटा भी जाता है। फिर अक्सर ये भी सुनने में आता है जो दोबारा रीग्रो कर गई। तो इस पे सर थोड़ा बताइएगा, इसका भी क्या साइनस के साथ ही ताल्लुक है? नाक की ज़्यादातर डिजीज़ का साइनस के साथ। टेक्निकली नाक में जो सबसे बड़ी डिजीज़ है वो साइनोसाइटिस है, उसी की ही डिवीजन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, नाक की हड्डी का जो बढ़ जाना है, बेसिकली हर इंसान की नाक की हड्डी जब वो पैदा होता है और जब लंबा होता है टेढ़ी होती है। ठीक है। अल्लाह ने इंसान में कोई भी चीज़ फुट्टे के साथ रख के नहीं बनाई, सीधी नहीं है। नाक की हड्डी भी टेढ़ी है। वो कितनी टेढ़ी है कि अगर वो नाक को ब्लॉक करने लग गई, दैट्स द क्वेश्चन। सही। अच्छा, अब वो इतनी टेढ़ी है कि वो नाक को ब्लॉक करने लग गई और उसने सिम्टम्स दे दिए, उसने साइनोसाइटिस भी दे दिया है, उसने नाक भी बंद कर दिया। फिर उसको हम अगेन CT स्कैन में देख लेते हैं या कैमरे का मुआयना करके देख लेते हैं, और उसको हम फिर रिमूव कर देते हैं ऑपरेट करके। ये तो उसकी हो गई एनाटॉमिकल, जो है हमने उसे ठीक कर दिया। अब जो कहता है ना दोबारा बढ़ गई, उसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये है कि हम डिस्करेज करते हैं कि 18 साल से छोटी उम्र के बच्चे का ऑपरेट ना किया जाए। सही, बिल्कुल ठीक है, वो भी लंबा होना, ग्रोथ पे पहुंच जाए। वो बेचारे की निकालेंगे, वो फिर लंबी हो जाएगी या उसकी ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी नाक की हड्डी की। उसमें कई टेक्निकलिटीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बात का एडल्ट्स में जो 30-40 साल के हैं, उनकी नाक की हड्डी का ऑपरेट किया तो वो कहते हैं जी नाक की हड्डी फिर बढ़ गई। तो नाक की इंसानी जिस्म अपनी जो कंपनसेशन करता है, तो वो बात का अगेन या तो ग्रो कर जाती है, और अगर ग्रो नहीं भी करती है तो एक्चुअली उसमें कोई भी नाक का बंद होना नाक की हड्डी का बढ़ना ही है। ठीक है। उसके अंदर साइंसेस तो है ना, उसके अंदर गदूद आ सकते हैं उस मरीज़ को, उसके अंदर एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस हो सकता है, राइनोसाइनोसाइटिस हो सकता है, कोई और किस तरह की बीमारी नाक में हो सकती है। नाक में कोई ऐसा गदूद हो सकता है जो खुदा न खास्ता कैंसरस हो, उसने भी नाक बंद होने की अलामत देनी। तो लेकिन उसके लिए वो यही चीज़ है कि जी मेरी जो है नाक की हड्डी बढ़ गई। ठीक है। और ये जो सर अक्सर हम देखते हैं कि नेज़ल स्प्रेज बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, वो हल्का सा स्प्रे करते हैं, तो उसके बाद अगले 2-4 घंटे के लिए आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। इसमें राइनोसिन भी और भी बहुत मुख्तलिफ कंपनियों के आते हैं, तो क्या ये इस्तेमाल करना चाहिए? जाइनोसिन या राइनोसिन, या इसके अंदर जो फार्मूला दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीमिटाजोलिन एंड ज़ाइलोमिटाजोलिन, ये तो जो है ना आप समझ लें कि इसकी वजह से एक बीमारी हमने पैदा की है, और जो किताबों में रेनाइटिस मेडिकामेंटोसा। ठीक है। ये जो नेज़ल स्प्रे हैं, ये 5 दिन से ज़्यादा तो इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए। क्या इनके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं? नहीं, स्टीरॉइड तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा। स्टीरॉइड तो वो माचिस है जिसको जलाने वाला इंसान है या बंदर, ये डिसाइड करता है। ठीक है। तो अगर वो बंदर के हाथ में है तो वो जंगल जलाएगा, और अगर वो क्लिनिशियन के हाथ में है स्टीरॉइड तो वो जाने भी बचाएगा। ठीक है। स्टीरॉइड एक बहुत प्यारी दवाई है, लेकिन वन शुड नो कि इसका इंडिकेशन क्या है, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये कब देनी है, किस में नहीं देनी है, कितनी देनी है, वजन के मुताबिक कैसे देनी है, और किस मोड से देनी है, टॉपिकल देनी है, इंजेक्शन में डाल के देनी है, मुंह से खिलानी है, उसे कैसे देनी है। बिल्कुल सही। तो ये आर्ट है। स्प्रे तो जो है लोगों ने रेगुलर मतलब रखे हुए हैं, और हर वक्त उनके पास होता है पॉकेट में या बैग में फीमेल के। जो जाइनोसिन है वो स्टीरॉयडल स्प्रे नहीं है। अच्छा, ये नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। स्टीरॉयडल स्प्रे है वो तो बड़ा सेफ स्प्रे है। अब वो इसको जब बंद करवाते हैं तो जान बचाने के लिए वही देते हैं। ठीक है। वो हदियतन, वो क्या कहते हैं, गिरवी रखवाने के लिए वो शुरू करवाना पड़ता है स्प्रे। अच्छा, जो आपका स्टीरॉयडल लेज़र स्प्रे है वो हम 40-40 दिन तक भी दे देते हैं, 6-6 माह तक भी दे सकते हैं, लेकिन मैं उसको आपको 40 दिन का ही कहूँगा कि वो रिकमेंडेड है। सही। 6 माह तक नहीं कहूँगा, लेकिन दे सकते हैं, सेफ है। जो आपका ये स्प्रे से कहते हैं हम टॉपिकल वेजोकंस्ट्रिक्टर्स। ये करते क्या हैं, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी।
जो जाइनोसिन है या राइनोसिन है या राइनोसॉन है, ये बेसिकली नाक की शरियानों को सुकेड़ देते हैं, श्रिंक कर देते हैं अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग। वो ऐसे नाक खुल जाता है विद इन सेकंड, जैसे हाँ, बिल्कुल एक रिलीफ मिलता है आपको। जैसे कोकेन खींची हो उसने। कोकेन भी वेजोकंस्ट्रिक्टर है ना, फिर उसकी आदत हो जाती है। नॉट लाइक कोकेन, वो नहीं, लेकिन जनरली ये जो वो स्प्रे करते हैं तो नाक की शरियानें खुल जाती हैं और ऐसे नींद आती है कि नाक खुल गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इसकी आदत हो जाती है। वो फिर इसलिए 5 डेज़ में हम इसको बंद करवाते हैं कि इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है। इसने फ़ायदा किया या नहीं, इसे फेंक दें। मैं तो अपनी प्रेस्क्रिप्शन पर लिखता हूँ 5 दिन बाद इसे आप फेंक दें। सही सही, ठीक हो गया ना। तो जो जाइनोसिन है उसको अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका प्रॉब्लम है। और दूसरी इसमें कैच ये है कि उसको देना कब है, उसको नाक खोलने के लिए नहीं देना, उसकी इंडिकेशन नाक खोलना नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक दिन मेरे पास एक पेशेंट आया, जनरली बात कर रहा हूँ, तो मैंने कोई इसको मतलब पेन किलर दिया, एनाल्जेसिक, कहते डॉक्टर साहब ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ रोकने ਲਈ है। ਮੈਨੂੰ पता मैं कितने देनी तो कितनी देनी। ठीक है। द बात यह है कि जाइनोसिन नाक खोलने के लिए नहीं दिया जाता है। इसका इस्तेमाल बेसिकली या तो नाक से खून रोकने के लिए, अगर खून आ गया तो वक्ती तौर पे, या फिर कान और हलक के दरमियान जो ट्यूब्स हैं, जो स्ट्रेचिंग ट्यूब्स, अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाए, जिसकी वजह से हमने शुरू में बात की बच्चे के कानों में भी दर्द होती है, बिल्कुल, उसको ओपन करने के लिए 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं दिया जाता। और लिखा जाता है, मैं प्रेस्क्रिप्शन लिखता हूँ, और जो नहीं लिखता है बेसिकली उसे लिखना चाहिए सही, विद कॉशन कि भाई इसे फेंक देना है। तो सर ये फिर जो अब ज़ाहिर है मैंने भी 1-2 लोगों से पूछा जो कि रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, मैंने कहा यार ये क्यों करते हो, क्योंकि मुझे भी ज़ाहिर है वो साइनस का है, तो मुझे भी 1-2 दफ़ा कहा ये ले लें आप भी। तो अगर वो नहीं करते तो उनको नींद ही नहीं आती, सांस ही नहीं आता, मैं यही आपको तो वो क्या बताने करें वाला फिर उसका ऑल्टरनेट क्या है, क्योंकि उनको तो मतलब सो ही नहीं पाते। पहले तो विल पैदा करें। लोग सिगरेट भी पीते हैं ना, उसके ऊपर भी लिखा कैंसर करती है। अगर तो उनमें वो ये चाहते हैं कि इससे जान छुड़वाई जाए, या उन्हें लगता है कि ये वाकई उनके अंदर बीमारी पैदा कर रहा है और वो उससे तंग है, तो उन्हें ये छोड़ना ही पड़ेगा। फिर उसके लिए इसको टेपर करने के लिए एक प्रॉपर सेट गाइडलाइंस हैं कि हम इसको बैक एंड पे ले जाते हैं, लेस पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर अलॉन्ग विद स्टीरॉइड्स देते हैं, और उसको ये लिबर्टी देते हैं कि चलो अगर कोई बहुत किस दिन मसला हो तो रात को सोते हुए चलो एक दफ़ा कर लो। फिर ये 10-15 दिन के बाद हम उस वेजोकंस्ट्रिक्टर को भी बंद कर देते हैं जो लेस पोटेंट, और फिर स्टीरॉइड के साथ उसे लेके चलते हैं, और साथ उसमें देखते हैं सीटी स्कैन में कि क्या अब इसने उसके अंदर म्यूकोजल थिकनिंग या कि पॉलिप फॉर्मेशन तो नहीं कर दी। वही जो आप बात हड्डी के साथ पूछ रहे हैं, गदूद, वो तो नहीं बन गए। बिल्कुल सही है। फिर उसकी ट्रीटमेंट अगेन। तो ये मल्टी स्टेप है, जो इलाज है ये मल्टी स्टेप एक। लेकिन एक जुमले में बस ये कहेंगे कि इनका रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना सर, चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि लोगों को पूरा साल जो है ना रेनी नोज जिसको कहते हैं, नोज बहता रहता है, बेहतर खासतौर पर बच्चों में ही बड़ी हमें देखने में आती है, और ख़ास तौर पे उन दिनों में जब बच्चा नया नया स्कूल जाना शुरू होता है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में ही है बल्कि मैंने दुनिया में भी पूरी में ऑब्जर्व किया है। इवन बाहर जो रिलेटिव हैं वो भी बताते हैं कि बच्चा जब स्कूल जाना शुरू होता है पूरा साल बच्चे का ऐसा बहता है नोज के वो मुंह में भी जा रहा है सारा कुछ। इसके पीछे क्या फायदा? अच्छा, जो आपकी नाक बहना है ना, इसमें एक तो वायरल इलनेसेस हैं, वायरल इन्फेक्शन था पहली, ठीक है ना, वो फिर जा रहा है, वो कम्युनिटी में जा रहा है, वहाँ पे वायरल इलनेस हो रही है, वो अब उन वायरसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जो घर में नहीं थे, अब उसकी कम्युनिटी में, अब कुछ दिनों में कुछ टाइम में वो उनसे इम्यून हो जाएगा, उसका बॉडी का अपना मैकेनिज्म। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बात का एक थर्मल, हम इसे कहते हैं स्टिमुलस। अब मैं ऐसे कमरे में जाके बैठ हूँ जहाँ के एसी बहुत ज़्यादा ठंडा हो, मेरे भी नाक से पानी आएगा, छींकें आएंगी, ठीक है ना, मैं अचानक गाड़ी से बाहर निकल जाऊँ गर्मी में, या गर्मी से ठंडे कमरे में आ जाऊँ तो नाक बहेगा। तो ये हमारा वेजो मोटर रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। अब स्कूल्स के जो यूनिफॉर्म्स हैं, बाद का बच्चे ने उसके ऊपर पानी गिरा लिया, या कि उसकी क्लास का एनवायरनमेंट उसके मुताबिक नहीं था, अभी उसको आदत नहीं थी, वो घर के कूजी एनवायरनमेंट से गया है जो कि उसकी बॉडी के बहुत करीब था, अब उसकी बॉडी ने बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ लिंक करना है, तो दैट इज़ वेजोमोटर रेनाइटिस या वायरल। ये दो ही चीज़ें, ठीक है। वायरल को भी आप नहीं पकड़ सकते और वेजोमोटर रेनाइटिस को भी आप अनटिल अनलेस के आप उसकी थर्मल स्टिमुलस को नहीं रोकते तो आप नहीं पकड़ सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो इतना कल्चर नहीं है इस चीज़ का, लेकिन पूरे वेस्ट में ये बड़ा कॉमन है कि जैसे ये सीज़न, जिस तरह हमने बात की कि सीज़न शुरू होता है ना, तो वहाँ पे आपको जो है शॉट्स दिए जाते हैं, फ्लू शॉट्स दिए जाते हैं, या इवन जिंजर शॉट, वो मैं भी अक्सर यूज़ करता हूँ, मैं बाहर से लेके आया हूँ, तो वो
चढ़ा लें उसका एक शॉट, अच्छा। तो इनका कोई नुकसान है, ये फ़ायदा होता है? जिंजर शॉट का तो मेरा ख्याल कोई नुकसान नहीं होगा ये वैसे। तो और हो गया ना नेचुरल, लेकिन हर्बल जो होगी। वैसे शॉट्स यूज़ किए जाते हैं, फ्लू शॉट्स का भी हमें लगवाने पड़ते हैं। अब मैं ईएनटी में हूँ, मेरी ये हमारी मजबूरी है, हमारी स्पेशलिटी में रहते हुए हमें ये लगवाने पड़ते हैं। वैसे इसकी इंडिकेशन ये है कि बूढ़ों को लगते हैं, जो ऐसे हैं लोग जिनको रिकरेंट निमोनिया होता है उनको लगते हैं, सही। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जैसे हम हाँ हैं, जी। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इनको लगते हैं। फिर ऐसे जो कि ऐसा बीमार मरीज़ जिसको ये बीमारी रहती है जी। फ्लू की या निमोनिया की, वो उसकी केयर कर रहा है, उसको लगेंगे वो। अच्छा, वहाँ तो कॉमन लोग लगवा रहे हैं बाहर? अब यहाँ भी हो जाएगा। अच्छा, जिस मतलब तरह हम इसका जा कोई रहे हैं, नुकसान नहीं है? नुकसान तो हर उस चीज़ का है जो कि नेचुरल नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वही बात आ जाती है कि हम उसको वे क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, हम अब ज़ाहिर है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कहीं ना कहीं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये नुकसान उस नुकसान से बेहतर है कि जो आपने 1.5-2 महीना वो बड़ा मिजरेबल गुजारना है ड्यू टू एलर्जी। हाँ, उसकी क्वालिटी से। लेकिन फिर भी आपको मैं यही कहूँगा कि इसके ऊपर जो रिसर्चेज हैं उनको हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ डाटा हमें दे रही हैं, और क्या वो रिसर्चेज वो फेयर ट्रायल्स हुए हैं या कि अगेन वो फंडेड ट्रायल्स हुए हैं। रिसर्च पे सर आपने बात की, टॉपिक आपने छेड़ दिया। अभी हम निकले ही हैं कुछ 4 साल पहले कोविड से। हाँ, कोविड के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उसके ऊपर ख़ास तौर पे कोविड के जो आफ्टर इफेक्ट आए हैं? कोविड वाला मीडिया बहुत सारे लोगों के तो टेस्ट बड ही चले गए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा वो क्या खा रहे हैं। जो अगर स्पाइसी खाते थे नॉन स्पाइसी पे आ गए, नॉन स्पाइसी वाले स्पाइसी पे चले गए, खुशबुओं की पहचान ख़त्म होगी। ख़ास तौर पे जिन लोगों को हुआ है उनके साथ तो बड़े अजीबोगरीब से बॉडी के अंदर चेंजेस आए हैं। ऐसे तो ही इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये प्लांटेड था पूरे का पूरा सिस्टम, या ये वाकई अल्लाह की तरफ से एक नेचुरली वो था? कोविड तो हमेशा से है आपकी जो एनवायरनमेंट में है, आप उसको आज आइडेंटिफाई कर दें। लाखों करोड़ों वायरसेस ऐसे हैं जिसे अभी आपने आज तक आइडेंटिफाई भी नहीं किया। तो क्वेश्चन ये है कि वायरस ह्यूमन मेड है या कि जनरली, सिर्फ कोविड की बात नहीं मैं कर रहा, मैं जनरली वायरसेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप अगर हमारी माइक्रोबायोलॉजीज़ की बुक्स पढ़े ना, तो उसमें डिबेट है कि आइदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, ये बहुत बड़ी डिबेट है उनमें। चलें रिसर्च पे, अच्छा चलें एक और बड़ी बात कर लेते हैं, फिर शायद आपको मैं ये बात थोड़ी सी सम अप अच्छा कर सकूँगा। ये जो इल्म हम पढ़ते हैं किताबों में, इसका सोर्स क्या है? एक्सपीरियंसेस। चलें एक चीज़ और, रिसर्च। हाँ, रिसर्च वही है। रिसर्च तो क्या हर जगह की रिसर्च जो है वो ठीक हो रही है? नहीं, मेरा तो ज़ाती ख्याल है नहीं। पर्सनल बेस पे है ना। अब मेरा भी शायद कुछ हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है। अच्छा, और जो ट्रू नॉलेज है उनके सोर्स क्या हैं? जो एब्सोल्यूट नॉलेज है वो क्या है? वो अल्लाह ताला की किताब से हमें मिलता है, कुरान है, और वो एक नहीं या है, हदीस से मिलता है। और अल्लाह ने कहा कि आप बाकी किताबों पर भी ईमान जब तक नहीं लाते तो आपका ईमान पूरा नहीं होता। अच्छा, क्या वो ईमान लाना ऐसे ही है कि मैं कह दूं कि मुझे तौरा पे ईमान है, मुझे ज़बूर पे ईमान है? नहीं, प्रैक्टिकली नहीं, पढ़ना पड़ेगी वो। ठीक है ना, फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसमें से कौन सी चीज़ें कुरान के साथ मुताबिकत नहीं रखती हैं। जी, बिल्कुल सही। और जो नहीं रखती हैं उन्हें मैं छोड़ता जाऊंगा, जो रखती हैं उन्हें मैं उसके नेक्चर में लेता जाऊंगा। इस तरह मुझे पीछे जाना पड़ेगा, हदीस को भी इसी स्टैंसिल पे लेना पड़ेगा। ये तो है ट्रू नॉलेज जो डिवाइन है, जो और यही नॉलेज है। बिल्कुल सही। बाकी जो हमने स्टफ़ किया है किताबों को, बेशक वो हेल्थ केयर सिस्टम में, बेशक वो इंजीनियरिंग है। चलो इंजीनियरिंग की ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि मेरा फील्ड ही नहीं है। जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें सोर्स रेलेवेंट है। मेरी और आपकी डिबेट है, मैं बैक्टीरिया उसको नॉन लिविंग कह देता हूँ, आप लिविंग कह देते हैं। सही। हम पहुँचेंगे नहीं, ट्रेल की पतड़ी की तरह हम रोज़ाना नए आर्गूमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। हाथ ऊपर बांधने, नीचे बांधने, 100 आपके पास वजूहात होंगी, 100 मेरे पास वजूहात। रफ़ा दैन करना है, नहीं करना है, द सेम वे, वो डिस्कशन ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर आप वायरसेस का स्ट्रक्चर देखें ना, और फार्मास्यूटिकल का स्ट्रक्चर देखें, अगर आप जाके गूगल पे लिखें HIV वायरस या कोई भी वायरस, इसको हम थोड़ा सा रैपिड करते हैं क्योंकि अभी हमारा आखिरी सेशन रहता है और 1 घंटा हो चुका है। हाँ। तो वो जो आपका स्ट्रक्चर है वायरस का, वो मोर ऑफ अ नॉन लिविंग है। ठीक है ना। फिर ये वो कहते हैं, उसके अंदर एक थ्योरी देते हैं कि नहीं वो वायरस थी पहली चीज़, वो पैदा हुई, फिर वो इनॉकुलेट हो गई और उसके अंदर RNA था, ठीक है ना, या कि DNA था, और वो रेप्लिकेट करके देखें वो बड़ी क्लियर नज़र आता है कि उसके अंदर नो डाउट न्यूक्लिक एसिड है, जो है चेन्स हैं वो, लेकिन वो लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। जैसा कि आपका सेल होता है, बैक्टीरिया का या ह्यूमन बॉडी का सेल है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। तो वायरस में ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, उसके अंदर एक चीज़ है कि वो रेप्लिकेट कर सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना।
तो ये जो भी वैक्सीन जिन लोगों को लगी हैं, हाँ तो इस पे भी दो थ्योरी आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जिन्होंने लगवाई गलती कर ली, और वाकई फील भी हुआ है कुछ लोगों को कि जिन्होंने लगवाई हैं वैक्सीन्स, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो पहले जैसा नहीं रहा, कमज़ोरियाँ भी हुई कुछ लोगों को, मुख्तलिफ बीमारियों ने भी अक्रेंस की, मुख्तलिफ जितने मुँह उतनी बातें। ऐसा ही है। अब अभी कराची की रिपोर्ट आई है कल, ये पता नहीं परसों की, कि 4 या पता नहीं 5 लोगों की दोबारा जो है इससे मौत हुई है कोविड से। हाँ, इंडिया दोबारा। में बहुत तेज़ी से ये दोबारा फैल रहा है। ये जब आपकी आप चाहें इसको फैला दें, इसका हकीकत से भी ताल्लुक़ है, चले मैं मान लेता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ एज क्लिनिशियन कि इसका हकीकत से ताल्लुक़ ही नहीं है। आज कितने लोग रोड एक्सीडेंट में मर गए ये तो मुझे मीडिया ही बताएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि ये शैतानी अमल किया गया है? ये मीडिया वॉर थी, और शैतानी अमल है या नहीं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय ये बड़ी क्लियर है कि ये इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है ना, सही है। अभी जो गज़ा में डेथ्स हो रही हैं, आप अगर उससे नज़र हटा लें तो मेरा ख्याल तो वो इससे बड़ा मैसेकर है ना। आप नहीं वो देखें, वो बात ये है कि इस तरह तो फिर अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो ये खांसी नज़ला ज़ुकाम से हो रही है दुनिया में। हाँ, तो आप वही उसी को कोविड आप कह रहे हैं ना, आप उसी को कोविड कह रहे हैं ना। उसी के ये एडवांस फॉर्म ही आई। चिकन खाने से बड़े लोगों की मौत होती है, ठीक है, वो तो खैर देखें मरना तो है ही लोगों ने, अल्लाह का निज़ाम है, वो सबने अपनी बारी पे जाना है, किसी को किस बीमारी से किसी को किस। लेकिन ये एक वाहिद मेरा ख्याल है पिछले अगर 100 साल में एक ऐसी बीमारी है जिसने एक ऐसी दहशत पूरी दुनिया को लॉक किया है, और अल्लाह की वादानियत एक्चुअली नजर आई है। ठीक है, हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही। कोई जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां भी आई हैं, कभी किसी में दुनिया नहीं रुकी, इसमें दुनिया रुकी है सर। नहीं, मेरा ख्याल है कि मल्टीपल टाइम में हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो आपकी वबाओं ने, ताकून की एक बहुत बड़ी वबा बहुत पहले आई थी, लेकिन वो वेस्ट में आई थी। हाँ, पूरी दुनिया नहीं शायद, इसमें तो सर इसमें तो पूरा ये पैंडेमिक थी ना, अक्रॉस द ग्लोब थी, अक्रॉस द ग्लोब थी। तो एनीवे सर, अब आते हैं लास्ट पे थ्रॉट पे। ठीक हो गया, गला जिसकी वजह से अभी हम इस वक्त पिछले 1 घंटा 6 मिनट से बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, गले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये अल्लाह ने हर एक को अलग अलग दिया हुआ है? किसी की आवाज़ खूबसूरत, किसी की आवाज़ की, अब मेरी आवाज़ की पिच मीडियम है, आपकी माशाल्लाह पिच हाई है, कुछ लोग हैं उनकी पिच बहुत लो है, ऐसा ही है। तो इसका ताल्लुक किस चीज़ से है? क्या ये बिल्ड की जा सकती है या जो बस अल्लाह ने अता कर दिया बस? अल्लाह ने हर चीज़ हर इंसान को मुख्तलिफ दी, और उसकी अपनी एबिलिटीज़ भी डिफरेंट हैं। बेशक है। अच्छा, वॉइस बॉक्स की आप बेसिकली बात करना चाहते हैं। गले में कई एक चीज़ें हैं जिनमें एक चीज़ लैरिंग्स है, आवाज़ की तारें हैं, जहाँ से आवाज़ पैदा होती है, जहाँ से हम बोलते हैं, और यहाँ पे है वो नेक में अगर हम बोलते हुए उसे टच करें तो वाइब्रेशन फील होती है। सही। तो कई एक लोग, जैसे आप बात में करने चाह रहे हैं कि उसकी खूबसूरती की बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल। 2 ही तरह की चीज़ें। एक तो आपको आवाज़ किसकी पसंद आ गई, वो तो उसके वोकल कॉर्ड जो उसके आवाज़ की तारें हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो क्या फ्रीक्वेंसी और उसमें क्या वो थ्रिल दे रहे हैं। फिर उसके अंदर मैनूवरेबिलिटी कैसी है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कई एक लोग होते हैं जो हॉकी खेलते हैं, वो बड़ी प्यारी उनकी अच्छी मैनूवरेबिलिटी है। फिर जो पहलवान है उसमें वो मैनूवरेबिलिटी नहीं है, लेकिन उसका काम और है, तो उसकी स्किल और है और तरह से, और इसने किसी और तरह से अपने आप को डेवलप किया है। पहलवान का शायद वो जो पैदा ही पहलवानों के घर हुआ और उसका स्टाइल भी वैसा ही था और वो उधर चला गया, और जो एथलीट्स के घर गया या इस तरह का पैदा हुआ और उसकी बचपन से भी उन्होंने उस तरीके से परवरिश की और वो हॉकी या ऐसी गेम की तरफ चला गया जिसमें मैनूवरेबिलिटी चाहिए, या एथलेटिक्स में चला गया। द सेम वे वो आवाज़ को आप जब पैदा हो गए तो बच्चा आपके पास कोरा बच्चा है विद ब्लैंक हार्ड डिस्क, आपने उसमें क्या एबिलिटीज़ दे दी हैं। कई एक बच्चे हैं, आप जो स्विमर्स के बच्चे हैं, बड़ी छोटी एज तो बहुत अच्छी और बहुत तेज़ तैराकी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बाप के साथ जा रहे होते हैं, उन जगहों पे बाप ने अपने साथ 3-4 माह से ही उसे पूल में ले जाने लग गया, तो उसके अंदर वो जल्द, और वैसे भी जो बच्चा है वो नेचुरल स्विमर होता है, क्योंकि वो जब माँ के पेट से आता है तो वहाँ भी स्विमिंग ही कर रहा होता है। द सेम वे आवाज़ को उस बच्चे ने, या जो पैदा हुआ है उसने, उसको प्रैक्टिस कैसे किया, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, हो सकती है चेंज। क्यों नहीं? जो इनहेरिट का इससे कोई ताल्लुक है? बेसिकली आप बेसिकली जो बात करें कि लेट्स से म्यूजिक घराने के जो बच्चे हैं वो बाय डिफॉल्ट ही उनके कॉर्ड्स उसी तरह के हैं, हो सकता है, बिल्कुल, जैसे आंखें नीली हो सकती हैं, किसी के कॉर्ड्स बिल्कुल सुरीले हो सकते हैं, लेकिन अगेन मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जो एफर्ट है वो उसको आउट नंबर कर जाएगी। बिल्कुल ये कंफर्म है। किस एज तक आप इसको चेंज कर सकते हैं? लेट्स से एक बच्चा है, उसकी किस एज तक चाहे तो उसकी आवाज़ में थोड़ी बेस ला सकते हैं, मोटी आवाज़ हो सकती है, कुछ को बारीक पसंद हो, कहते हैं मोटी मैं बारीक करना चाहता हूँ, वो कहता है मेरी आवाज़ सुरीली हो। इसका कोई है एज से या किसी भी एज के? ये जो मेल है ना, मेल पैदा होता है और जब वो लड़कपन की तरफ जाता है तो उसकी बॉडी में एंड्रोजन जो हार्मोन्स हैं, जो
उनका जब सर्ज होता है तो उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। ठीक है, ये उसका सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है जो उसने अटेन करना ही करना है, बिल्कुल सही है। उसकी आवाज़ ने भारी होना ही होना है। अब एक लड़की चाह रही है कि अगर उसकी आवाज़ भारी हो जाए तो वो एक अलहदा चीज़ है कि वो अच्छा, इसको भारी और उसको ना पतली को जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देखें, जिस तरह आपकी आवाज़ में एक बेस है, ठीक है। आप भी अडल्ट है, मैं भी अडल्ट हूँ, बेस आपकी आवाज़ में ज़्यादा है, मेरी आवाज़ में बेस कम है। हाँ, अब हालांकि ये देखें, अब उसकी कुछ वजह ऐसे भी होंगे जो प्रॉपर अडल्ट हैं लेकिन उनकी बेस हमसे भी नीचे लेवल पे जाके होगी, तो इसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसकी मैं वजह ये बता देता हूँ। अगेन द बॉडी स्ट्रक्चर, मेरी अगर हाइट 5'11" है तो मेरी लैरिंक्स के कॉर्ड्स भी मोटे होंगे, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको पर्पसफुली भारी करना चाहता हूँ तो फिर उसकी कई ये इसके ऊपर पूरा एक फील्ड है। बल्कि पिछले दिनों मैं एक बंदे को सुन रहा था, वो एक पूरा बताता था कि उसने आवाज़ अपनी कैसे मज़ीद भारी और खूबसूरत की। अब मतलब रियाज जिसको कहते हैं, रियाज प्रैक्टिस कहते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कहते करने से बेहतर बिल्कुल हो सकती जाती है, होगी, ठीक बिल्कुल है। हो जाती होगी। क्योंकि हम सिर्फ पैथोलॉजीज़ या के बीमारियों को डील कर रहे होते हैं, लैरिंक्स की, आवाज़ की, तारों की, तो हमारा ज़्यादा फोकस उस तरफ होता है। ठीक है, गले का सर मेन किरदार क्या है? सिर्फ बात करनी, आवाज़ निकालना, ना बोलना, ना बस यहीं तक ही तो है? बड़ी ब्यूटी है। अगर आपके पास ये गला गर्दन ना हो तो आप इंसान मेंढक की तरह ना लगे, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कान ना हो तो वो खंबा लगे। हाँ। तो ये गले का बहुत बड़ा किरदार है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी खूबसूरती है। फिर आपकी जो है नेक की जितनी मोबिलिटी है, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में नेक का बहुत बड़ा किरदार है, सही, ठीक है ना। फिर कुछ लोग लंबी गर्दनों वाले होते हैं, वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। ख़वातीन में जो है लंबी गर्दन को खूबसूरती की अलामत कहा गया। जी ऐसे ही है। फिर उसके अलावा गर्दन में सिर्फ आवाज़ नहीं है, थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे मसल्स हैं, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से गुजर रहा है जो ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है हमारी पूरी बॉडी के साथ। ये वो कंडुएट है कि जो बेसिकली आप समझ लें कि गर्दन, आप समझ लें उसकी गर्दन पकड़ ली, मतलब ये सर तो पकड़ा नहीं जा सकता है। हेड तो जाहिर है आपने जब भी पकड़ना है किसी को गर्दन से पकड़ना है, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया को पकड़ लिया, या वो कोशिश करते हैं कि हमारी शारक को पकड़ ले, वो शारक भी गर्दन से ही गुजरती हाँ, है। ऐसे ही है। वो चाहते हैं ना कि जे के ऊपर वो, या कि हमारे अपर जो रीजन्स हैं उनको पकड़ें, तो वो हमारी गर्दन पे हाथ डालते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो वो चीज़ है ना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी बॉडी के अंदर बना के भेजी। हाँ। एक वो जो इंसानों ने डाला है जिसको सरिया कहा था, सरिया देखें, गर्दन में क्या अक्सर कहा है, गर्दन में सरिया आ गया। हाँ, वो तो बेसिकली आप देखें ना, अबू जहल भी कहता था मरते दम तक भी कि मेरी गर्दन ज़रा नीचे से काटना, मैं सरदार हूँ। हाँ, तो तकब्बुर तो उन चीज़ों में से जो 70 साल की इबादत खा जाता है, तकब्बुर वो है जो अज़ाज़ील को वो बना देता है, क्या कहते हैं, शैतान बना देता बिल्कुल है। ऐसे। सर, इसकी बीमारियों की अगर बात की जाए तो अक्सर लोगों को वही अगेन मौसम के साथ साथ है, क्योंकि हम अल्लाह ताला ने हमें सारे मौसम दिए ऐसे ही। पाकिस्तान में, तो अक्सर देखा जाता है कि थोड़ा सा भी कोई तुर्श खा ले, हाँ हाँ, उसका गला ख़राब है। बिल्कुल ऑन ऐसे द ही। अदर हैंड कुछ लोग आप देखते हैं वो तुर्श छोड़ें, वो तो सिरका भी पी जाए तो कुछ नहीं होता। हाँ, डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट तरह के उनका रिस्पॉन्स है। कई एक लोग हैं वो दही बड़े शौक से खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा गला पकड़ा गया, गला पकड़ा तो ये गया, सेंसिटिविटी है जो कि रेलेवेंट है। ठीक है। उसके अलावा जो है गला ख़राब हो जाता है, वायरल इलनेस, जैसे वही जैसे बच्चा जा रहा है नाक जी, में उसके इस तरह गला पकड़ा जाता है। बिल्कुल सही। और फिर बाद का टॉन्सिल्स हो जाते हैं गले के। जो टॉन्सिल्स का मैं पूछना चाहता हूँ, टॉन्सिल्स है क्या और इनका क्या किरदार क्या होता है? टॉन्सिल नॉर्मल स्ट्रक्चर है, गले में दोनों साइडों पे मौजूद हैं, ठीक है। और बड़ी इनके ऊपर ग्लिसनिंग एक मतलब चमकदार सी एक लेयर होती है। वंस इसके अंदर बार बार इन्फेक्शन होने लग जाए ठीक है। या इनके अंदर क्रिप्स पड़ जाएं तो वो इन्फेक्ट होने लग जाते हैं, फिर पस बनने लग जाती है, देन वी नीड टू रिमूव इट। लेकिन टॉन्सिल्स को निकालने से पहले आप वही बात कर रहे हैं कि इनका किरदार क्या है। ये लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब ये कि बॉडी जो है जहाँ पे लिम्फ ऑर्गन हैं, दे आर बेसिकली पुलिसमैन ऑफ द बॉडी। ये गले की इन्फेक्शंस को कॉन्सेंट्रेट करने में उस रीजन में हेल्प करते हैं बॉडी को। लेकिन इनको निकाल देने से ऐसा नहीं कि इनका काम रुक जाता है। सही। इस रीजन में और भी बहुत सारे लिम्फॉइड ऑर्गन, एडिनॉइड्स हैं, वेल्डर्स हैं हैं, इसके। बेन था, ठीक है। बेन था, और इसमें सर ठंडे पानी का भी अक्सर होता है। बिल्कुल वही थर्मल जो मैंने बताया था कि जो आपका टेम्परेचर जब चेंज होता है ख़ास ठीक है। डिग्री तक, 10 डिग्री तक अगर, तो तो क्या ये बीमारी है? अब जिस तरह कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वो सर्दियों में भी बर्फ़ डाल के पानी पी लेते हैं, कुछ भी नहीं होता माशाल्लाह उनको। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे हैं कि वो गर्मियों में भी थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ठंडा पी लें तो उनका गला पकड़ा जाता है। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, बिल्कुल सही। और उसका आंखों का रंग, उसके बाकी चीज़ें, स्ट्रक्चर, उसके बाल, और इस तरह उसकी जो है टुवर्ड्स जो है एनवायरनमेंट वो कैसे बिहेव करता है। कई लोग हैं बहुत सिगरेट पीते हैं, उन्हें कैंसर नहीं होता। कई लोग कुछ अरसा पीते हैं, बेचारे मर जाते हैं कैंसर बिल्कुल से। ऐसे ही है। द सेम वे जो ठंडा पानी पी रहे हैं उनका सिस्टम उन्हें अलाउ कर रहा है। तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली तो बहुत अच्छी चीज़ मैदे के लिए तो नहीं है। अगर हम नीम गर्म पानी पीते हैं तो अल्टीमेटली तो उसका फ़ायदा ही है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो गले को इरिटेट नहीं कर रहा तो एटलीस्ट यहाँ तक तो वो ठीक है कि वो पिए, उसको एंजॉय कर रहे हैं कि वो गले को ख़राब नहीं कर रहे।
सर अक्सर हम देखते हैं जब गला ख़राब होता है हाँ, ना, हाँ। इसमें ख़ास तौर पे हमारी माएँ और दादियाँ, नानियाँ, हाँ, ये बड़ा हाँ, पिवट रोल अदा करती हैं। आएँगी जी मलट्ठी खा लें, ठीक है। मलट्ठी चूस लें, हाँ, हाँ। अजवाइन ले लें, ठीक है। कहवे बना के देती हैं। मेरी वालदा खुद जो है माशाल्लाह, अच्छा। जब भी मेरे बच्चों में से किसी को भी कुछ होता है तो मेडिसिन काम करे ना करे, उनका कहवा लाजमी काम करता। तो 3-4 ये जड़ी बूटियाँ डाल के बना के देती हैं, वो कमाल है बिल्कुल सर। ठीक एक है। एक से 2 आप वो लेते हैं, उसका डोज लेते हैं, तो फिर गुड टू गो। देखिए कावा बहुत अच्छी चीज़ है। अगेन वो ल्यूक वार्म वाटर है। हाँ। आप गर्म पानी को डायरेक्टली पी ही नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसे ही। अगर उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ डाल दी है तो वो एक तो लेना पैलेटेबल हो गया। जी। दूसरा ये है कि जो मलट्ठी और ये बाकी चीज़ें या जो हल्दी है या जिस तरह आप कह रहे हैं दालचीनी है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। जी। मतलब ये मौके पे उस जगह पे सोजिश को कम कर देती हैं। तो जब फार्मास्यूटिकल अगेन नहीं थी तब यही चीज़ें चलती थी बिल्कुल और सही। लोग इनसे अपने आप को जो है वो रिलीफ देते थे। ठीक है। अच्छा, इसमें जब हम गले की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है हाँ। तो क्या फ़ौरन से आपको मेडिसिन ले लेनी चाहिए? जिस तरह अक्सर हमने देखा है ना, खांसी खांसी हाँ, सबसे खांसी। पहले गला ख़राब होता है, खांसी आपको आती ऐसा ही है। है। इसमें भी 2 तरह की, एक वो बलगम वाली खांसी आती है, एक वो एक ड्राई आती है। और ड्राई कफ तो ख़ास तौर पे उसका तो पता ही नहीं चलता ना, कोई आपने चीज़ ली, वो गले को लगी, बस फिर वो जिसको कहते हैं पंजाब कुत्ता खांसी लग जानी, तो वो ऐसी लगती कि वो 10-10, 15-15 दिन जाने का नाम नहीं लेती। इसकी वजह क्या होती है? इसकी कई एक जो चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट में। बात कर पेशेंट स्मोकर होता है, हम्म, ठीक है ना, लेकिन उसकी जो इस टाइम पे कंप्लेंट है वो खांसी है, लेकिन वो इस चीज़ को निगलेक्ट किए हुए कि वो बार बार सिगरेट पीने की वजह से उसका जो वहाँ का मैकेनिज़्म है, जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म, वो पीछे रुक चुका हुआ है। ठीक है। वो रुक चुका हुआ है और वहाँ पे वो जो उसको प्रोटेक्ट करते थे फॉरेन पार्टिकल्स को, वो वहाँ मौजूद नहीं। वो हल्की सी भी चीज़ खाता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है और लंबी खांसी चलती है। और बात का ये होता है कि अगेन वो सेंसिटिविटी है, ठीक है ना। बात का ये होता है कि लोकल रीजन में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, सोजिश आ गई है, जी। कफ उसकी वजह से आ जाती है, ठीक है ना। बात का ये होता है कि उसको उथू लग गया है या कि वो पानी या कि जो कोई चीज़ है वो सांस की नालियों की तरफ चली गई है और वो कोई थिक फ्लूइड था वो अब मौजूद है उसकी ट्रेकिया में, सांस की नाली में, और जब तक अब वो या एब्जॉर्ब नहीं होता है, ड्राई नहीं हो रहा, वो उसे कॉन्स्टेंटली इरीटेट कर रहा है। तो खांसी की तो बहुत ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं। खांसी एक ऐसी बीमारी है, चंद उन बीमारियों में से जो कि एक रीजन को नहीं इन्वॉल्व करती हैं। ये कान ना गला के डोमेन में भी है, ये छाती की डोमेन में भी है, इंटरनल मेडिसिन का बंदा भी इसे देख रहा है, इसको आप बच्चों के डॉक्टर भी देख रहे हैं। मतलब कि ये एक वसी जो है वो बिल्कुल ऐसे अक्सर अलामत होता है। है। जैसे आज सुबह में ना मैं उठा हूँ तो हल्की ना गले में खराश, फिर तो मैंने गले को हल्का सा थोड़ा यूँ करके किया तो उसके डायरेक्ट मैंने देखा कि कान के साथ भी जो है ना वो हल्का सा होना शुरू हो गया। तो ऐसे ही। इसका पूरी बॉडी पे भी इम्पैक्ट है, ज़ाहिर है। खांसेंगे तो पूरी आपके सारे ऑर्गन इससे जो है ना डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके लिए सर जो है एक तो ठीक है वायरल जब हुई होती है सबको ही लगी होती है, एक होता है आपके खाने पीने की वजह से जो है अक्सर खांसी हो जाती है। ऐसे ही है। तो इसमें फ़ौरन से हम वो सिरप, हम पाकिस्तान तो सारा वैसे ले 25 करोड़ सकता अवामी है, डॉक्टर है, हाँ। आप लोग तो डॉक्टर खैर है नहीं है, तो 25 करोड़ अवाम डॉक्टर है, तो फ़ौरन पहुंचा जाता है फार्मेसी पे और देते हैं, तो रख के गटागट पूरे का पूरे ले उड़ा लिया दें। जाना चाहिए। हर टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खाने का सिरप ना लें, लेकिन अगेन वही बात है कि उसको 1 या 2 दिन तक ही आप लें। हम भी जब लिखते हैं अगेन अपनी प्रेस्क्रिप्शन में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लिखते। और अगर उसके बावजूद कफ रह रही है तो फिर ज़रूर आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर तो इरिटेटिव कफ थी जो उसके साथ सबसाइड कर गई है तो दैट्स वेल, कोई बुखार नहीं है, कोई बलगम नहीं है, कोई खाना नहीं अटक रहा गले में, तो दैन दैट्स ग्रेट। और अगर कोई इस तरह की अलामत है फिर दिखाना पड़ेगा। सर इस पे लास्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, बलगम का बहुत ज़्यादा आना, अक्सर ये बुज़ुर्गों में ये शिकायत की जाती है कि बलगम कॉन्टीन्यूसली उनको आता है और सारा सारा दिन महीनों तक चलता है, इसकी क्या वजह है? बलगम छाती से आता है, इसे हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी कहा जाते हैं। ज़्यादातर ये पेशेंट्स हम डील करवाते हैं पल्मोनोलॉजी में, छाती की ठीक हो डोमेन गया, में। छाती में आता है। कुछ ऐसे बलगम है जो कि नाक से आते हैं, अगेन वो साइनोसाइटिस से रिलेटेड होते हैं और वो हलक में फिर निकाल दिए जाते हैं, या गले में होते हैं। ठीक है। तो इनकी जो है ट्रीटमेंट दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट, ठीक है ना। जो ENT में नहीं आता। अब बलगम छाती का बलगम टेक्निकली ENT में नहीं आता है, ठीक है। और लेकिन वो पेशेंट प्राइमरीली हमारे पास आ रहा होता है, फिर हम उसे रेफ़र कर रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि बलगम इसका ओरिजिन कहाँ है। अगर वो छाती से है तो देन तो सीधा पल्मोनोलॉजिस्ट, और अगर वो बलगम ऐसा जो साइंसिस से जाके पीछे हलक में और फिर वो निकाल रहा है, वो पेशेंट उसको भी बलगम ही कहेगा। ठीक है, बिल्कुल बलगम ने एक्चुअली जो चीज़ उसने निकाली है मुंह से, हाँ। उससे दोनों को बलगम ही कहना है। जो वो या तो साइंसिस से पीछे नाक के रास्ते हलक में गई और निकाली, या छाती से आई, तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। जो उसकी छाती से बलगम आ रही है वो तो स्ट्रेट अवे केस ऑफ पल्मोनोलॉजी, सही। क्योंकि उसमें TB हो सकती है, उसमें कई और चीज़ें हो सकती हैं, तो वो देखेगा, उसकी माइक्रोस्कोपी की जाती है, उसकी बलगम को रिपोर्ट करवाया जाता है।
सही। जो हमारे रीजन का है उसको फिर अगेन हम देखते हैं कि इसकी क्या वजह है और उसको ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कि टॉन्सिल्स के केस में जब डॉक्टर के पास जाया जाता है तो या तो कहा जाता है कि ये छोटी एज में करवा लेते, ठीक है, अगर उस वक्त था ही नहीं तो क्यों करवा लेते। अब जब ऐसा ही बड़ी है। एज में आते हैं तो अक्सर जो है डॉक्टर हज़रात थोड़ा सा ज़रा अवॉइड करवाते हैं कि नहीं ये रिमूव नहीं करने चाहिए, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, ऐसा है कि जो टॉन्सिल्स है उसने करना क्या है, बेसिकली बच्चे में क्यों करवाए जाते हैं। अगर तो बच्चे में गला बार बार ख़राब हो रहा है तो हमने टॉन्सिल निकलवाने हैं, ठीक है। ठीक है ना। अगर वो गला उसका बार बार ख़राब होता ही नहीं था जी। और अब वो बड़ी एज में आ गया, हाँ जी। तो बड़ी एज में टॉन्सिल्स की कुछ इंडिकेशन हैं। अगेन बार बार गले का ख़राब होना, हम तो वैसे 40 साल भी कर देते हैं अगर उसमें ज़रूरत हो। सही। इंडिकेशन इज़ द की कि उसमें ज़रूरत है या नहीं। फिर बाद का टॉन्सिल की मेलिग्नेंसी या खुदा न खास्ता कैंसर होता है, एक ही साइड का टॉन्सिल बड़ा हुआ है तो उसको कभी भी नहीं हम छोड़ते, उसे भी निकलवा के भेजा जाता है कि देखा जाता है, बायोप्सी किया जाता है या निकाला जाता है। तो बात जो है, जो आप कह रहे हैं कि कुछ डॉक्टर ये कहते हैं कि छोटी एज में निकलवा लेते हैं और बड़ी में वो नहीं निकलवाते हैं, तो बड़ी एज में टॉन्सिलेक्टमी सर्जरी को करना इज़ नॉट दैट ईजी, जो कि बच्चों में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसमें ब्लीडिंग का खदशा होता है। ठीक है। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी स्किल के ऊपर, सही। सर्जन की स्किल के ऊपर। जितने मुस्तंद ENT के कान नाक गला के डॉक्टर हैं वो सारे एडल्ट एज में भी निकाल लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। जो सिर्फ कह रहे हैं कि बच्चों की, ये बच्चे जो छोटे थे तो निकलवा देने थे, तो मेरे ज़ाती ख्याल में कान नाक गला के डॉक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं कह रहे होते हैं, या फिर वो अपना बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि या तो बचपन में निकलवा लेते, अब इनके निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, गला किसी और वजह से ख़राब हो रहा है। बिल्कुल सही है। क्योंकि गला तो टॉन्सिल तो तभी निकालने अगर गला टॉन्सिल की वजह से ख़राब हो रहा है। तो बाद का हमारा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, हम पेशेंट को एक स्टेटमेंट दे देते हैं लेकिन एक्चुअली उसका इन्फ्लुएंस जो है वो समझ नहीं पा रहा होता है। इसलिए डॉक्टर का ये भी काम है कि हम जब उससे बात करें तो हमारी और उसके दरमियान कम्युनिकेशन गैप ना हो, सादा अल्फाज में, और उससे पूछ लें कि भाई तुम्हें समझ आ गई है, नहीं तो पूछो जो पूछना चाहते हो। हाँ, इस शोबे में सबसे बड़ी जो मेडिकल में प्रॉब्लम यही है कि वो जिस तरह शुरू में आपने कहा कि सीधा आते हैं, हाल चाल भी नहीं पूछा और सीधा लिख के प्रिस्क्रिप्शन दे दी, चलो भाई फीस दो और निकलो। कंसल्टेंसी की तरफ नहीं आया जाता, काउंसलिंग की तरफ नहीं आया जाता, और मेरा ख्याल अगर उसकी तरफ आया जाए तो आधे से ज़्यादा चीज़ें वैसे ही हल हो जाती हैं। 80% ऑफ द टाइम हमें मेडिसिन नहीं चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, बच्चों के अंदर आजकल ज़ाहिर है जिस तरह चीज़ें बढ़ रही हैं, साइंस ने तरक्की की है, बच्चे भी ज़ाहिर है परवरिश बच्चों की जो करने का तरीका है पेरेंट्स का वो भी बदल गया है। आजकल बच्चे ज़्यादातर जो हैं बोलना, बात करना, तरीक़ेकार सारी चीज़ें सीख रहे हैं सोशल मीडिया से, ठीक है, यूट्यूब से सीख रहे हैं बच्चे। माँ बाप ने तरबियत कम की है, सोशल मीडिया ने ज़्यादा की, तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि बोलना, या तो बोलते नहीं है, बोलते हैं तो बहुत लेट जाके। तो क्या ये भी आप लोगों के डोमेन में ही आता है? अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी चंक है जिसे हम कहते हैं प्रीलिंगुअल सेंसोरी न्यूरल हीयरिंग लॉस, ठीक है ना। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि बच्चे पैदाइशी तौर पे बहरा होता है, आवाज़ नहीं उसके कान में जाती। ओके। स्पीच का जो अमल है वो कानों से शुरू होता है। अच्छा, पहले सुनने से है। हाँ जी, देखें ना, पंजाबी का बच्चा पंजाबी बोल रहा है, हाँ। पश्तून का बच्चा पश्तो बोल रहा है। अगर पठान के बच्चे को आप पंजाब में लें और पंजाबी के घर में रहे तो वो पश्तो नहीं बोलेगा, बिल्कुल ऐसे वो ये बोलेगा। हमारा बच्चा अगर इंग्लैंड चला जाएगा तो अंग्रेज़ी ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो सुनेगा उसका ब्रेन वही प्रोसेस करेगा, वो वही बोलेगा। तो उसकी हार्ड डिस्क ने उसी चीज़ को प्रोसेस करना है और उसको सीखना है। ठीक है। तो अगर एक बच्चा सुन ही नहीं रहा है तो आप क्या स्पीच थेरापी करवाते रहें, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने इनिशियली कान नाक गला के डॉक्टर ने ये डिसाइड करना होता है कि इस बच्चे की समाज ठीक है या नहीं, अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ ऑडियोलॉजिस्ट। अब तो इक्विपमेंट आ गया, जो बच्चा पैदा होता है उसकी जो है साथ ही हीयरिंग असेसमेंट कर दी जाती है। ठीक है। अच्छे सेटअप्स में ये हो रहा है। वो हीयरिंग असेसमेंट पे एक मिल जाता है आइडिया कि इसके बच्चे का कान और ब्रेन सुन रहा है, और 6 माह के बाद वो असेसमेंट दोबारा होती है। अदरवाइज माँ ही 6 माह में आके बता देती है कि मेरा बच्चा नहीं सुन रहा जी, बोल नहीं रहा। बोलने का अमल आता है 1.5-2 साल में, ठीक है ना। अब वो जो शुरू से सुनता आ रहा है या कि अब सुनना शुरू किया है, 1.5-2 साल से लेकर 8 साल तक उसने बोलना सीखना। अगर तो उसका हीयरिंग मैकेनिज्म ठीक है, वो सुन ठीक रहा है। अब सुनने में ऐसी भी बीमारियां हैं कि जो कि उसे 50% वो सुन रहा है और 50% नहीं सुन रहा। बिल्कुल सही है। अब उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि वो माँ तो कहती है कि मैं बुलाती हूँ तो ये आ जाता है, लेकिन वो आवाज़ की ब्यूटी को नहीं सुन पा रहा है, उसकी जो उसके अंदर डिटेल्स है उसको नहीं समझ पा रहा है, सारी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पा। तो हमने उसकी हीयरिंग असेसमेंट करनी है। ठीक है। जब उसकी हीयरिंग वेल है तो ही स्पीच थेरापिस्ट उसको उस तरफ लेगा। और होता क्यों है, बिल्कुल आपने सही कहा, गैजेट्स ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, ये नस्ल जो है, और कंबाइंड फैमिली सिस्टम्स पीछे चले गए हैं, जहाँ एक बच्चे का इंटरेक्शन ही नहीं है। आज से अगर हम पीछे जाते हैं 40 साल, तो एक बच्चा जहाँ पे चाचे चाचियों मामाओं खालाओं के बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन था,
वहाँ पे वो बोलने भी जल्दी लग जाता था। अब बच्चे ने कम्युनिकेट करना है अपने कोहार्ट में अपने जैसे बच्चों के साथ, जी ऐसे ही है। अगर वो उसके पास मौजूद ही नहीं है, या कि एक बाप है वो अपनी नौकरी से आ रहा है, 2 नौकरियां करके आ रहा है, अब उसने नींद आई, उसने क्या कम्युनिकेट करना है। अभी मेरे दोस्त के साथ हुआ था, दुबई में फैमिली के साथ रह रहा था, 2 बच्चे थे उसके, अच्छे खासे माशाल्लाह बड़े हो गए, वो बोलते ही नहीं थे, छोटे छोटे वर्ड्स बस, हल्के हल्के मामा पापा ऐसे ही। की हद तक। अब उसका तीसरा बच्चा हुआ है, वो यहाँ पे हुआ, वो छोटा है और उनसे बेहतर बोलना शुरू हो गया। अब उसने फैमिली को पूरी सिर्फ इस पर्पस के लिए शिफ्ट कराया है ऐसे यहाँ ही पे, 1 साल के अंदर अब उसके बच्चे बोलना शुरू हो हाँ, तो गए ये बीमारी नहीं क्योंकि वो माहौल मिला है उनको बोलने का। है, ये बीमारी नहीं है, ये बेसिकली सोशल इश्यूज हैं। और ये हमें बात का हम डायरेक्ट ऑन स्पीच कुछ लोग कह देते हैं, वो एक रॉन्ग उस पर चढ़ जाते हैं। तो पेशेंट को पहले हमने देखना, असेस करना है बिल्कुल सही, कि आया कि उसको ज़रूरत है या नहीं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एंड के ऊपर कान, नाक, गला, तीनों का सर एक एक मशवरा हमारे सुनने वाले जो हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ऐसे ही है, इसी से सारा कुछ आगे प्रोसेस होना है। खुदा न खास्ता आपका गला काम नहीं कर रहा, फारिग हैं आप, कान सुन नहीं रहा, फारिग हैं आप, ऐसे ठीक है नाक में आपका मसला है तो काम खराब। एक एक मशवरा ऐसा है इनकी एहतियात के लिए। एहतियात। गले की पहले बात कर लेते हैं, आवाज़ जो है वो उसको कम रखें। ठीक है, आपकी हर बंदे की आवाज़ की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा ना उसे जाने दें। इसलिए हदीस भी है कि ईमान वालो आपकी आवाज़ नबी की आवाज़ से ना ऊंची होने पाए। हदीस है या कुरान के अल्फाज हैं, अगर मैं गलती करूँ अल्लाह मुझे माफ़ी करे, लेकिन मफहूम यही है। जी तो अल्लाह नहीं चाहता कि हमारी आवाज़ भी डिस्टर्ब हो और हम आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊंची भी लेके जाएं। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़, आपकी नाक के हवाले से अगेन नाक को क्लीन रखें, बार बार साफ़ करें। और दूसरा इसमें मशवरा मैं आपको दे सकता हूँ कि नाक में कोई अगेन वो कहते हैं ना, नित कर, नाक में उंगली कान में उंगली, नित कर नित कर नित कर, ये एक कहावत हम पढ़ते होते थे बचपन में कि नाक में उंगली नहीं मारनी है, कान में भी नहीं मारनी। तो अगेन पानी का इस्तेमाल, नाक को क्लीन रखें, 15 दफ़ा ज़रूर साफ़ करें। सही, अगेन कान, उसको मस्सा की तरह क्लीन आप कर सकते हैं, और कान में कोई भी तीखी या वो चीज़ नोकदार ना चीज़ मारे, बिल्कुल ठीक है ना। और हेडफोन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि एक्सटर्नल टाइप जो बड़े हैं और डीप इन जो हैं ईयर्स हैं उनको अवॉइड करें। और अगर आपकी ज़ाहिर जॉब की नेचर ऐसी है या कि आपका जो है वो काम ऐसा है, तो उसको ज़रूरत के वक्त यूज़ करें और फिर उतार दें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी एक मज़ेदार सी डिस्कशन हुई। आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी पसंद आएगी। ये वो सर टॉपिक हैं, ये वो सवालात हैं, ये वो डिस्कशन है जो हर घर का जो है ना टॉपिक है। तो कोशिश हमने यही की कि बिल्कुल उसको सादा अल्फाज के अंदर जो है ना, आपने भी बड़े माशाल्लाह एहसन तरीके से बयान किया, और मैंने भी कोशिश की कि वही पूछूं जो हम सब के घरों के मसाइल हैं। तो आई होप कि सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह जी, दुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। ये जितने भी टॉपिक मैं सेलेक्ट करता हूँ, कोशिश यही होती है कि इससे सुनने वालों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ये वो ऐसे मामलात हैं जो हर घर में चल रहे हैं। नाक कान गला शायद ही, जिससे मैंने इंट्रो में कहा कि कोई ऐसा घर हो कि जिसमें इस बीमारी से बचा जा सके, होना तो है ही है। तो एहतियात कर लेंगे तो लंबे अरसा चल लेंगे, एहतियात कर लेंगे तो बच भी जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।